हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस क्लास के तीसरा वीडियो हम लोग करेंगे बिहार एक परिचय से, जो हम लोग पढ़ रहे हैं संक्षिप्त प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार और आधुनिक बिहार का हमने किया है। इसके अलावा हमने अलग अलग विद्रोह का हमने डिस्कशन किया है इसमें, और ये बहुत ही संक्षिप्त में हम लोग कर रहे हैं ताकि जो क्वेश्चन छूटने का चांसेस रहता है वो भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो मुझे उम्मीद है बहुत लोग बहुत इंकरेजमेंट दिखाए हैं इस वीडियो से, हम लोग बहुत इंकरेज हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बन रहा है, इससे लिटरली बहुत अच्छे से बन रहा है क्वेश्चन। जो क्वेश्चन का सोर्स नहीं पता चल रहा था उससे वो भी क्वेश्चन इससे बन रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके पहले वाला दोनों वीडियो देखे होंगे आप लोग। तो अभी इसमें इसके कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हमने यहाँ पे ख़त्म किया था, मतलब इसके पहले वाला ख़त्म किया था, और इसके आगे अभी हम लोग देखेंगे बिहार सिखों का विशिष्ट ऐतिहासिक स्थल। ये भी हम लोग समरी ही देख रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस नहीं हो, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, उनको इनकरेज कीजिए कि भाई आप देखो और हम भी देखेंगे, और फिर दोनों मिल के डिस्कशन करेंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। सिख इतिहास में पटना एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में प्रमुख स्थान रखता है, ये पता है सब लोगों को। सिखों के 10वें अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। उनका जन्मभूमि पर 109 फीट लगभग 34 मीटर ऊंचाई का 7 मंजिला भवन सिखों का पवित्र स्थल है। उनकी जन्मभूमि पर कितना फीट है और मीटर दोनों याद रखेंगे, ठीक है ना। और ये 7 मंजिला इमारत है। उसके बाद सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक बिहार की यात्रा करते हुए अपने चरणों से गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव, राजमहल को पवित्र किया था। तो सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक। उन्होंने बिहार की यात्रा की थी और कहाँ कहाँ भ्रमण किया था? गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव, राजमहल, ठीक है। गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी का नाम था, भी पटना पधारे थे। उनके साथ उनकी पत्नी गुजरी बाई, जो गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी थी, आई, जिन्हें पटना में छोड़कर वे ढाका प्रस्थान कर गए थे। पटना में गुरु गोविंद सिंह जी से संबद्ध महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी स्थित है, जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। तो उस जगह को क्या बोलते हैं? तख्त श्री हरमंदिर जी बोलते हैं, जहां गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तख्त श्री हरमंदिर के नजदीक ही दक्षिण पूर्व में गुरुद्वारा मैनी संगत स्थित है, जिसे गोविंद घाट अथवा कंगन घाट गुरुद्वारा कहा जाता है। तो मैनी संगत को क्या बोलते हैं, कहाँ स्थित है ये? तो तख्त श्री हरमंदिर के पास दक्षिण पूर्व में स्थित है, उसको मैनी संगत बोलते हैं, जिसे गोविंद घाट या कांगन घाट गुरुद्वारा भी कहा जाता है। पटना शहर के पूर्वी छोर पर स्थित गुरुद्वारा गुरु का बाग कहलाता है। गुरु तेग बहादुर ने अपने यात्रा प्रवास में यही डेरा जमाया था। तो गुरु का बाग में ही तेग बहादुर जी अपने यात्रा के समय यहाँ पे डेरा जमाया था। अच्छा, ये मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि ये समरी चल रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समरी चल रहा है। कुछ क्वेश्चन जो छूट जाता है क्योंकि समझ में नहीं आता है कहाँ से पूछा गया, तो ये पूरा का पूरा समरी चल रहा है, और इसमें हम लोग डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी विवाद पुनर्वास से हम लोग पूरा का पूरा बिहार का इतिहास कर चुके हैं और डिटेल में कर चुके हैं। मैडम ने भी क्लास लिया है, मैंने भी लिया है, तो पूरा का पूरा डिटेल है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में चलेंगे। तो एक तरह से ये रिवीजन समरी, और कुछ छूटे चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो छूट जाती हैं, जो नहीं पता चलता है, वो सब चीज़ इसमें कवर किया गया था। उसके बाद देखिए क्रम में बिहार का इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत क्या क्या है। तो बिहार के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से प्रचुरता से पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए, जिससे बिहार का प्राचीन इतिहास उजागर हुआ। ये पुरातात्विक अवशेष प्राचीन बिहार के इतिहास जानने में महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। तो क्या क्या मिला था भाई, कहाँ कहाँ से मिला था, ये भी पूछता है। तो देखिए, मुंगेर से पूरा पाषाण काल, पिलियोलिथिक मतलब पाषाण काल से पहले, पिलियोलिथिक एज एवं लघु पाषाणकालीन माइक्रोलिथिक एज सामग्री प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी भाई? पिलियोलिथिक, पाषाण काल और लघु पाषाण काल से। पूरा पाषाण काल और लघु पाषाण काल की सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो मुंगेर से प्राप्त हुई थी। तो ये टर्म पूछता है कि पूरा पाषाण और लघु पाषाण एज की सामग्री कहां से प्राप्त हुई थी? तो मुंगेर से प्राप्त हुई थी। इसके बाद उत्तर पाषाण नियोलिथिक एज से संबंधित सामग्री दक्षिण मुंगेर से प्राप्त हुई थी। चिरांद जिला से भी ऐसी सामग्री प्राप्त हुई थी, यानी कि नियोलिथिक एज की समान दो जगह से, दक्षिण मुंगेर और चिरांद जो सारण जिला में पड़ता है वहां से प्राप्त हुई थी। उसके बाद काले एवं लाल मृत भांड
पूछता है राजगीर, सोनपुर, चिराद एवं अंटिवक से प्राप्त हुई थी, तो जगह का नाम भी पूछता है, याद रखेंगे। बक्सर एवं चिराद से पूर्वी उत्तरी काले चमकीले मृद भांड, काले और चमकीले मृद भांड प्री नॉर्थ ब्लॉक पॉलिश्ड वेयर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वैशाली, कुम्हरार, नीलागढ़, जय मंगलगढ़ से प्राप्त अवशेष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य के इतिहास का साक्ष्य है। तो 6ठी से लेकर 2री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य के जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले? वैशाली, कुम्हरार, नीलागढ़, जय मंगलगढ़ से प्राप्त हुए थे। कुम्हरार से प्राप्त अवशेष मौर्यकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण साक्ष्य है। तो मौर्यकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कुम्हरार से अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वहां से। अशोक के अभिलेख कुम्हरार, वैशाली, लौरिया, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ मिले हुए, शिलालेख, स्तंभलेख जो मिला था वो कहाँ कहाँ है और किस किस चीज़ के लिए है, किस चीज़ की चर्चा किया गया है, किस शिलालेख पे, ये सारा का सारा डिटेल हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो जो लोग नया नया ज्वाइन किए हैं उसको जरूर जाकर देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा सिर्फ MCQ बना के ना आप एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ही बिल्डअप नहीं होगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा या क्वेश्चन हम गलत टिक करके आ जाएंगे। तो इसलिए सिर्फ MCQ मत बनाइए। MCQ बनाना इंपॉर्टेंट है लेकिन डिटेल पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से समरी डिस्कस करना जो एक तरह से स्पेशल ऑफ स्पेशल है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको क्वेश्चन अगर ट्विस्ट भी करता है ना तो क्या करेंगे आप कि आपका दिमाग कनेक्ट करेगा चीज़ों से, अलग अलग चीज़ों से, और अलग अलग इवेंट्स को आपस में कनेक्ट करके प्रॉपर कंक्लूजन पे जाएगा और आंसर सही टिक कर पाएंगे। आप गेसिंग भी करेंगे तो प्रॉपर कर पाएंगे। ऐसे सिर्फ MCQ पढ़ के, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, MCQ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके पहले डिटेल पढ़ना उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए डिटेल जरूर पीजिए। और MCQ बनाने में आपको ये पता चलता है कि किस तरह से कितने तरह से सवाल आ सकते हैं, लेकिन वो सवाल बनते कहाँ से हैं, आपका बेस ही नहीं स्ट्रांग रहेगा तो आप कैसे कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि डिटेल में जरूर पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, उसके बाद इस तरह का समरी समझिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं विवास पैनोरमा का 250 क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चन बना रहे हैं, लूसेंट का भी क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ाएंगे तो बनाएंगे इतिहास का। तो चलिए, अशोक के अभिलेख कुम्हरार, वैशाली, लौरिया सराय, लौरिया नंदगढ़ एवं रामपुरवा से प्राप्त है। साथ ही बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाओं से भी मौर्य काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो नागार्जुनी पहाड़ी की जो गुफा है वहां से भी मौर्य काल का इतिहास का जानकारी मिलता है। उसके बाद गुप्तकालीन मुहरे वैशाली से प्राप्त हुई थी। गुप्तकालीन का मुहर कहाँ से प्राप्त हुआ था? वैशाली से, जो तत्कालीन प्रशासनिक आर्थिक स्थिति का साक्ष्य है। तो गुप्तकालीन प्रशासनिक आर्थिक स्थिति का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो ऐसे अगर सवाल पूछेगा, मैं फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूँ, एक सवाल पूछा, यहाँ पे क्या बन रहा है कि एक ऑप्शन आपको MCQ दिया गया, बोला गया कि गुप्तकालीन मोहरे, गुप्त काल में जो मोहरे यूज की गई थी वो कहाँ से प्राप्त हुई, ठीक है। और उसमें बहुत सारा ऑप्शन दे कि एक ऑप्शन वैशाली था। आपने वैशाली देखा और टिक लगाया और क्वेश्चन बताया गया कि ये वैशाली इसका आंसर होगा, ठीक है। एक दूसरा सवाल, अब ये सवाल नहीं पूछा, जो तत्कालीन, अब कहता है कि गुप्तकालीन प्रशासनिक और आर्थिक स्थिति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? गुप्तकालीन आर्थिक और प्रशासनिक स्थिति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हम तो पढ़ के गए थे मोहरे, गुप्तकालीन मोहरे। अब वैशाली दिया हुआ है लेकिन यार उसमें तो प्रशासनिक नहीं था, क्योंकि MCQ में तो नहीं लिखा हुआ था ये चीज तो सिर्फ मोहर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मोहर मिला था, लेकिन इस बुक में ये चीज लिखा हुआ है कि प्रशासनिक और आर्थिक स्थिति का साक्ष्य था मोहर, और वो प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब कि अगर आप ये पढ़ के जाएंगे तो आपको याद आएगा, MCQ बनाएंगे और क्वेश्चन वो बन जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी है। नालंदा से चित्रित भित्तियां प्राप्त हुई थी। चित्रित भित्तियां कहाँ से प्राप्त हुई थी? नालंदा से। अपसड़ गया जिला से प्राप्त हुआ था। से 7वीं शताब्दी के मंदिर का अवशेष तत्कालीन स्थापत्य कला के साक्ष्यों को प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है भाई? अपसड़ से 7वीं शताब्दी का मंदिर का अवशेष तत्कालीन स्थापत्य कला के साक्ष्यों का प्रदर्शन करता है, प्रकट करता है। इसकी दीवारों पर चित्र, ये भी लागू सेम होता है भाई, ये भी बात जो है ना, अपसर जो गया जिला में है उसमें 7वीं शताब्दी के मंदिर का अवशेष मिलता है, जो क्या प्रूफ करता है? स्थापत्य साक्ष्य के
उसके बाद क्या आता है, इसकी दीवारों पर चित्र निर्मित था। ठीक है, बिहार का अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का विश्वविद्यालय नालंदा गुप्त काल में ही स्थापित किया गया था। किस काल में स्थापित किया गया था? कुमार गुप्त के द्वारा गुप्त काल में स्थापित किया गया था। ये सब चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उत्तर गुप्त एवं पालकालीन युग के साक्ष्य नालंदा कुकरीहार मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। कुकरीहार से बौद्ध देवी एवं देवताओं के तांबे की उत्कृष्ट मूर्तियां मिली जो पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। कुकरीहार से बौद्ध देवी एवं देवताओं के, बौद्ध में देवी भी यहाँ पे मेंशन है, ध्यान रखेंगे, उसके तांबे की उत्कृष्ट मूर्तियां मिली जो पटना म्यूजियम में है। उसके आगे चलते हैं अब। अशोक के अभिलेख लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा एवं सासाराम के से मिले जो मौर्य काल के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। ठीक है, मौर्य काल के इतिहास के बारे में अशोक का अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मौखरी एवं हर्षवर्धन काल की मुहरें वैशाली एवं नालंदा से प्राप्त हुई। मौखरी और हर्षवर्धन काल की मुहरें कहाँ से प्राप्त हुई? नालंदा और वैशाली से, जो 7वीं शताब्दी के बिहार की प्रशासनिक एवं आर्थिक स्थिति का पर प्रकाश डालती है। ठीक है, उसके बाद पटना गया मुंगेर से पाल युगीन बौद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई जो तत्कालीन मूर्ति कला का विकास को अनुरेखित करती है। उत्तर गुप्त एवं पाल युग में भूदान हेतु जारी ताम्रपत्र बिहार के इतिहास जानने के महत्वपूर्ण दस्तावेज है। तो ये जो ताम्रपत्र था क्या था भाई? उत्तर गुप्त मतलब गुप्त काल और पाल काल के बाद का दान पत्र हेतु ताम्रपत्र का जो मिला था, उसमें वो भी एक बिहार के इतिहास जानने का महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में यूज किया जाता है। इन ताम्रपत्रों में धर्मपाल का नालंदा ताम्रपत्र, देवपाल का नालंदा एवं मुंगेर ताम्रपत्र, नारायणपाल का भागलपुर ताम्रपत्र महत्वपूर्ण है। तो धर्मपाल का नालंदा वाला था, देवपाल का नालंदा और मुंगेर वाला था, और नारायणपाल का किसका? भागलपुर का। इसके बाद परिहार वंश के राजा महेंद्रपाल को का दुबौली अनुदान अभिलेख, दुबौली अनुदान अभिलेख किसका था भाई? परिहार वंश के राजा महेंद्रपाल। सारण जिले से उपलब्ध प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालता है दुबौली अनुदान अभिलेख। उसके बाद आ जाता है गढ़वाल शासक विजय चंद्र का मनेर अभिलेख, तत्कालीन वित्त प्रशासन का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। संग्राम गुप्त का पंचोमा अभिलेख 12वीं से 13वीं शताब्दी के इतिहास का विस्तृत प्रकाश डालता है। संग्राम गुप्त का पंचोमा अभिलेख था। उसके बाद बिहार में से आहत सिक्के पंच्ड मार्क क्वाइंस पटना पूर्णिया क्षेत्रों से बहुतायत प्राप्त हुए जो संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य जारी किए गए थे। कुषाण युग के सिक्के बक्सर से प्राप्त और गुप्त काल के सिक्के प्रचुरता में से हाजीपुर से प्राप्त हुए। ये सभी सिक्के तत्कालीन प्रशासन, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थिति के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उसके बाद आ जाता है आपका साहित्यिक स्रोतों के महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त है जो बिहार के इतिहास पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराते हैं। बिहार का प्राचीनतम वर्णन अथर्ववेद 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उपलब्ध है। उसके बाद 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व का विवरण पंचवीस ब्राह्मण से प्राप्त होता है। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व का विवरण पंचवीस ब्राह्मण से प्राप्त होता है। 10वीं शताब्दी का अर्थ अथर्ववेद से प्राप्त होता है। अथर्ववेद व पंचवीस ब्राह्मण में बिहार के निवासियों को बात से कहा गया है। बिहार के निवासियों को क्या कहा गया है? बात से कहा गया। शतपथ ब्राह्मण से बिहार के क्षेत्र में आर्यों के विस्तार का विवरण मिलता है। तो बिहार में आर्यों के विस्तार का विवरण किस चीज से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण बुक है उससे मिलता है। रामायण, महाभारत एवं पुराणों से बिहार की विस्तृत जानकारी उपलब्ध होती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य वंश तक के शासन, मौर्य वंश तक के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत बौद्ध ग्रंथ है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर मौर्य वंश तक जो भी था उसका जो मुख्य स्रोत है वो बौद्ध ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय में बिहार के महाजनपदों का उल्लेख है। दीर्घ निकाय, विनय पिटक, दीपवंश, महावंश से बिहार के इतिहास पर प्रकाश डालता है। तो कभी कभी ये पूछता है कि इसमें से बौद्ध ग्रंथ कौन है? तो ये सब है अंगुत्तर निकाय, ये दीर्घ निकाय, विनय पिटक, दीपवंश, महावंश। उसके बाद जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। से वैशाली मगध संबंधों, वैशाली और मगध के संबंधों की विस्तृत जानकारी मिलती है। ये कौन सा है? जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, ये हम लोग कर चुके हैं। विशाखा दत्ता का मुद्रा राक्षस, पतंजलि का महाभाष्य, कलहन का राजतरंगिणी मौर्यकालीन बिहार के इतिहास जानने का
महत्वपूर्ण स्रोत है। तो बिहार, मौर्यकालीन बिहार का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अगर अर्थशास्त्र और इंडिका दे दे और मुद्राक्ष दे दे और महाभाष्य दे दे तो ये सब हो जाएगा, या फिर इन सब में सबको दे दे तब भी ये सब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पुराणों से उत्तर मौर्यकालीन बिहार का इतिहास में प्रकाश आता है। पुराणों से उत्तर मौर्यकालीन, पुराण में उत्तर मौर्य काल के बाद का इतिहास प्रकाश में आता है। गुप्त युगीन बिहार का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत, गुप्त युगीन मतलब कि गुप्त काल में आर्यभट्ट का आर्य महिम, कालिदास का मलवी का गिनिमित्रम, उसके बाद आर्य मंजूश्री, मूलकल्प, ये इंपॉर्टेंट बुक है, कालिदास का, याद रखेंगे, पूछ देता है। बाणभट्ट के हर्ष चरित्र एवं कादम्बरी से उत्तर गुप्तकालीन बिहार तथा हर्षयुगीन बिहार इतिहास का इतिहास ज्ञान होता है। तो बाणभट्ट ने लिखा था हर्षचरित एवं कादम्बरी। तो भाई बुक का याद रखिएगा, सारा का सारा बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हालांकि समरी में कहीं ना कहीं आ जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख के चलिए। विदेशी यात्रियों के विवरण से बिहार के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। मुख्यतः मेगास्थनीज की इंडिका, फाहियान की यात्रा विवरण, हाविंगसांग की यात्रा विवरण, ये सब जो चीज़ें हैं जो विदेशी यात्री थे तो उनका जो अपना बयान था विजिट करने का, इत्सिंग की यात्रा का विवरण जो था, इन सब चीज़ों से भी मिलता है। तिब्बती भिक्षु धर्मवासिन की यात्रा का विवरण, तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ द्वारा रचित इतिहास, संध्याकर नंदी द्वारा लिखित रामचरित, संध्याकर नंदी द्वारा लिखित रामचरित। ऐतिहासिक ग्रंथों में मिन्ह उस सिराजकृत तबकात नासरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत पूछता है। मिन्हान उस सिराज ने लिखा था तबकात नासरी, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है। ये बुक्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कितनी बार देख लीजिए, ऑलरेडी पहले से अंडरलाइन किया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आप दीजिएगा और आपका कॉन्सेप्ट इस तरह से बिल्डअप हो जाएगा कि वो परमानेंट बेसिस पे होगा और आपको कोई एमसीक्यू घुमा के फिरा के इधर से उधर से देगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। सिर्फ एमसीक्यू बनाने से सवाल नहीं बनता है। एक बात जान लीजिए, बीपीएससी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है अगर किसी विद्रोह का नाम नहीं लिया जा रहा है या फिर किसी पार्टिकुलर घटना का नाम नहीं लिया जा रहा है तो उसका रिपीटेशन नहीं होता है, तो इन बिटवीन लाइन से उठा देगा और एमसीक्यू धारा का धारा रह जाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि एमसीक्यू बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन डिटेल भी पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो लोग नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग पुराने भी हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी आपका पार्ट वीडियो का, पूरी क्लास का, पूरी सीरीज़ का छूटे नहीं। क्योंकि हम लोग यहीं तक नहीं है, हम लोग का बेसिस ये है कि जो भी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं तो पीटी के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग इसका बेस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा तो जब इतिहास का आप आंसर लिखिएगा तो आप बिहार के ही बारे में अगर लिख रहे हैं तो बिहार के इतिहास के बारे में लिख रहे हैं तो इनमें इन सब वर्ड्स को डाल सकते हैं कहीं ना कहीं इतिहास में, तो ये आपका एक ब्रॉडर बेस बन जाएगा। ब्रॉडर बेस बनेगा तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट रहेगा लिखने के लिए। तो चलिए आगे चलिए देखते हैं। प्रारंभिक तुर्की गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करते हैं। जियाउद्दीन बर्नी कृत तारीख फिरोज शाही को किसने लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी लिखा था तारीख फिरोज शाही। रिजकुल्ला मुस्का कृत बकायत मुस्की, शेख कबीर कृत अफसानाए जहां, बिहार के मध्यकालीन 12वीं से 16वीं शताब्दी के इतिहास जानने का महत्वपूर्ण। तो शेख कबीर ने लिखा था अफसाए जहां, अफसानाए जहां। उसके बाद गैर फारसी स्रोतों से सार्वजनिक उल्लेखनीय बल्लाल सेन का सनोखर अभिलेख, विद्यापति का कीर्तिलता कीर्ति पताका, पंजी साहित्य जो तार के पत्ते पर लिखा गया है। तो तार के पत्ते पर पंजी साहित्य लिखा गया है, वो कौन सा है? कीर्तिलता कीर्ति पताका किसने लिखा? विद्यापति ने लिखा था। और ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के मध्यकाल के इतिहास जानने का महत्वपूर्ण सामग्री है। उसके बाद अब्दुल फजल द्वारा कृत अकबरनामा, मोहम्मद कासिम कृत अलमागीरनामा, करीम अली कृत मुजफ्फरनामा, बाबर द्वारा रचित तुजुके बाबरी, जहांगीर द्वारा रचित तुजुके जहांगीरी, ख्वाजा कामगार हुसैनी कृत मासीर ए जहांगीरी। ये सब इंपॉर्टेंट है, सब बुक इंपॉर्टेंट है। कब पूछेगा कोई नहीं जानता है, लेकिन पूछेगा जरूर। मुगलकालीन बिहार के इतिहास जानने का, तो ये सब मुगलकालीन के लिए है भाई।
मुगलकालीन बिहार का इतिहास जानने की विदेशी यात्राओं के विवरण का भी बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इन विदेशी यात्रियों के में अत्यधिक चर्चित रॉल्फ फिच, एडवर्ड टेरी, मैनरिक, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, मनुची ट्रेवेनियर, ये सारे लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट थे उस समय जो मुगल साम्राज्य के समय आए थे। उसके बाद मध्यकालीन बिहार के इतिहास पर पूरा लेख हो एपिग्राफ से विस्तृत प्रकाश पड़ता है। यह पूरा लेख अरबी और फारसी में है। पूरा लेख किस में लिखा हुआ है भाई? तो अरबी और फारसी में। यह पूरा लेख मस्जिद, कब्र, इमाम बाड़ा के दीवारों पर उत्कीर्ण है। ये पूरा लेख बिहार शरीफ एवं पटना स्थित पटना तथा सासाराम से मिले हैं। विभिन्न शासकों द्वारा जारी अभिलेख इंक्रिप्शन भी महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे सर्वाधिक चर्चित है खड़गपुर मुंगेर के राजा का अभिलेख, शेरशाह का भभुआ अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक का बेदीबन अभिलेख। तो ये सब भी अभिलेख इंपॉर्टेंट है जिससे बिहार का स्रोत मिलता है। लेकिन उससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा अभिलेख कहाँ है, कौन सा बुक किसने लिखा, ठीक है, ये सब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है बौद्ध धर्म में घुस जाइए। बौद्ध धर्म, बौद्ध बिहार में बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम आयोजन स्थल राजगृह था बिहार में सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। ये सवाल पूछता है कहाँ हुआ था? राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। उस समय मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु। यानी अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था 483 ईसा पूर्व में। इस संगति में बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ। बुद्ध के शिष्य आनंद ने सूतपटिक धर्म के सिद्धांत एवं उपाली ने विनय पिटक आचार के नियम संकलित किए थे। तो सवाल पहले ये पूछता था कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ। अब उसके बाद पूछा जाने लगा कि वो किसकी अध्यक्षता में हुआ। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में किसकी अध्यक्षता में हुआ, ऐसे सवाल पूछे जाने लगा। अब सवाल पूछा जाने लगा है कि उस बौद्ध संगति में हुआ क्या था। यानी कि अब सवाल पहले लाइन से नहीं, दूसरे लाइन से नहीं, पहले लाइन और दूसरे लाइन को मिला के तीसरे लाइन से पूछा जाता है सवाल, ठीक है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन वाक्यों को देखें, ठीक है। उसमें लिख दिया कि महाकश्यप की जगह पे किसी और का नाम, इसकी अध्यक्षता में राजगृह में बौद्ध संगति पहला हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद लिखा कि आनंद ने सूतपटिक धर्म के सिद्धांत, सूतपटिक लिखा, यह भी एक सवाल है। और उस सूतपटिक में क्या था? सूतपटिक में धर्म का सिद्धांत था। और उपाली जो लिखा था विनय पिटक, विनय पिटक में आचार मतलब व्यवहार कैसे करें उसका नियम था। मतलब धर्म का सिद्धांत और आचार का जो नियम, वो दोनों दो अलग अलग शिष्य, आनंद ने सूत पिटक लिखा और उपाली ने विनय पिटक लिखा। सूत पिटक में धर्म का सिद्धांत याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बार बार क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपका 10 सवाल निकल रहा है। तो मैं डिस्कशन करके इसीलिए पढ़ रहा हूं। और इसीलिए पढ़ रहा हूं कि आप अगर यहां से 4 सवाल निकाल दिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं 10 सवाल निकलेगा, तो 10 सवाल पूछेगा तो आप 4 सवाल नहीं 6 सवाल ही प्रैक्टिस करके जाएंगे, तब भी 4 सवाल आपका मिसिंग रहेगा। सिर्फ अगर MCQ बना के जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि डिटेल पढ़िए, डिटेल में थोड़ा टाइम दीजिए, समझ लीजिएगा, बेस मजबूत हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईस्वी में 100 साल बाद हुआ। पैसाली में हुआ, सबाकामी के अध्यक्षता में। दूसरा में कहाँ हुआ? पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, सबाकामी की अध्यक्षता में हुआ। तत्कालीन शासक कालाशोक था उस समय। इसमें क्या था पहले वाले में? तो अजातशत्रु था। इस संगति से बौद्ध धर्म में उत्पन्न मतभेदों को समाप्त करने का प्रयास किया गया। इस संगति में क्या किया गया? बौद्ध धर्म में जो मतभेद हो रहा था आपस में, उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। बौद्ध धर्म में पहली बार विभाजन भी इसी संगति में हुआ, ठीक है। तो विभाजन हुआ और विभाजन के फलस्वरूप बौद्ध धर्म 2 मत हो गए, स्थविर और महासंघिक, ठीक है, थेरवादी और सर्वअस्थिवादी, ठीक है। ये 2 संघ बने। तो कालाशोक द्वितीय के समय में मतलब बौद्ध संगति में विभाजन हुआ, मतभेद को दूर करने का भी प्रयास किया गया और इसी संगति में स्थाविर और महासंघिक के रूप में विभाजन हुआ। तो बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ वो किस संगति में हुआ? तो द्वितीय संगति में हुआ, जो हुआ था वैशाली में, सबाकाम्बी के अध्यक्षता में हुआ था। और कालाशोक उस समय शासक था। तो ये सारा सवाल इस तरह से बनता है कि स्टोरी आपके दिमाग में आ गया,
थोड़ी आप चाहेंगे तब भी नहीं भूल पाएंगे। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 247 ईस्वी में पाटलिपुत्रा में मोगली पुत्र तिस की अध्यक्षता में हुआ। कौन था वो मोगली पुत्र? उसका नाम था तिस, उसकी अध्यक्षता में। और तत्कालीन शासक कौन थे? अशोक थे। तो अशोक के कारण टाइम में जो बौद्ध संगति हो, कौवा बौद्ध संगति था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो तीसरा था, और वो हुआ था पाटलिपुत्रा में। तो पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली और तीसरा पाटलिपुत्रा में हुआ। इस संगति में बौद्ध धर्म के मतभेदों को समाप्त करने का प्रयास इसमें भी किया गया। इसके अतिरिक्त अधिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन की रचना की गई। तो पहले वाले में बौद्ध धर्म 2 रचना हुआ, धर्म का सिद्धांत, शुद्ध पिटक, और उपाली ने लिखा विनय पिटक, और इसमें अधिम पिटक तीसरी ग्रंथ की रचना बौद्ध दर्शन जिसको बोलते हैं की रचना इसमें हुई। उसके बाद चतुर्थ संगति बिहार में आयोजित नहीं हुई, इसका आयोजन स्थल कुंडलवन कश्मीर था। तो जो चतुर्थ जो हुआ था वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो अभी चलते हैं, इसमें थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है बौद्ध संगतियां। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, अध्यक्ष महाकश्यप और स्थान सब पर्णी गुफा, राजगिरी बिहार, तत्कालीन शासक अजातशत्रु। विशेषता इसमें था जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द्वितीय हो गया आपका स्थान वैशाली, शाकंभरी, बौद्ध धर्म में मतभेद एवं प्रथम विभाजन हुआ स्थावीर और महासंघी के रूप में। तृतीय में क्या हो गया? बौद्ध संगति 247 ईसा पूर्व हुआ पाटलिपुत्रा में। अशोक के टाइम में मोगलीपुत्र तीसरा उसके अध्यक्ष थे और इसमें मतभेद समाप्त करने का प्रयास किया गया। अधिम पिटक बौद्ध दर्शन जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और चौथा जो हुआ प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व हुआ कुंडलवन कश्मीर में, अध्यक्ष था वसुमित्र और तत्कालीन शासक कनिष्क था। तो कनिष्क की अध्यक्षता में हुआ था चौथा कश्मीर में, याद रखेंगे। और उपाध्यक्ष अश्वमेध था। विशेष था हीनयान और महायान 2 स्पष्ट भागों में बट गया, तो चौथा में बट गया था फाइनली हीनयान और महायान। ये टर्म याद रखेंगे, हीनयान और महायान के टर्म में जो बटा, दूसरे वाले में जो बटा था एक्चुअली वो स्थावीर और महासंघी के रूप में बटा था, और तीसरे और चौथे वाले में जो बटा हीनयान और महायान के रूप में बट गया। अभी मगध का उत्कर्ष, महत्वपूर्ण तथ्य, मगध साम्राज्य पाटलिपुत्रा, उसका उत्कर्ष और उसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या था? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हड़प्पा वंश से प्रारंभ होता है, जो नंद वंश के शासनकाल में एक निश्चित स्थान को प्राप्त करता है। मगध क्षेत्र में लोहे का उपलब्धता था। मगध में शासकों के सैन्य क्षमता को अन्य से श्रेष्ठ बनाने की सहायता दी थी। हाथियों की उपलब्धता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि मगध के उत्कर्ष का मतलब मगध को इतना लंबा चलने का, सफल होने का, इतना ज़्यादा फैलने का साम्राज्य क्या कारण था? तो ये लोहा की उपलब्धता थी, हाथियों की उपलब्धता थी, क्योंकि हाथियों में और सैनिकों की मारक क्षमता बढ़ जाती थी हाथियों की वजह से। तो ये सब चीज़ें था। उसके बाद मगध क्षेत्र उर्वरक था। उर्वरता की वजह से, चूंकि नदी के किनारे गंगा, सोन, ये सब नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र था, तो इससे क्या होता था कि बहुत ज़्यादा अस्थायी सेना का वहन किया जा सकता था। साथ ही इस समय मगध में शहरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी और व्यापार प्रगतिशील था। मगध का उत्कर्ष मात्र साहसी एवं प्रतापी राजाओं के प्रयासों का ही परिणाम न था, अपितु इस क्षेत्र का आर्थिक महत्व भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब अच्छे राजा हुए यही सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं था, इसके उत्कर्ष में यहाँ का आर्थिक जो क्षेत्र में जो विकास हो रहा था वो भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा था। मगध की 2 राजधानियां प्राकृतिक रूप से सुरक्षित थी। राजगीर पहाड़ियों से घिरा और पाटलिपुत्र नदियों से घिरा हुआ था। जाहिर सी बात है, राजगीर आप लोग देखे होंगे कि भाई चारों तरफ पहाड़ी है। 2 स्थानों पर किसी ब्राह्मी बाहरी शक्ति को आक्रमण करना सहज नहीं था। दोनों स्थानों पर कहीं भी बाहरी, वही उधर पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा, इधर नदी पार करना पड़ेगा। इन समस्त कारणों परिस्थितियों मगध को प्राप्त निरंतर योग्य शासकों के मगध के उत्कर्ष में योगदान मिला। यहाँ तो इतना ही लिखा हुआ है, थोड़ा इसको और बढ़ाया जा सकता है। जब इसको एक्सप्लेन करेंगे कि उर्वरकता से क्या होता था, आपको हाथियों से किस तरह की सहायता मिलती थी, लोहा से किस तरह का सहायता मिलता था, तो ये सवाल आपका मेंस का भी बनता है कि मगध के उत्कर्ष का क्या कारण था, ठीक है, और डाउनफॉल का क्या कारण था, ये भी सब आता है सवाल। तो ये जब आप पढ़ के जाते हैं तो एक आपका लॉजिकल सीक्वेंस बना हुआ रहता है, तब इसमें से कुछ भी पूछेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कोई भी आंसर गलत नहीं करेंगे। लेकिन अब इसी में बिना इसको डिस्कस किए हुए 4 में MCQ या 10 MCQ बता 10 तो नहीं बनाएंगे, 4 बनाएंगे। कोई भी बनाएगा तो इसमें 4-5 ही बनाएगा। लेकिन अगर आप ठीक से पढ़े हैं और जो मैं डिस्कस किया हूं तो इससे आप 10 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। खुद से फ्रेम करने की कोशिश कीजिए। इसीलिए मैं बार बार थ्रस्ट देता हूं कि हमेशा फंडामेंटल को स्ट्रांग कीजिए। बेस आपका स्ट्रांग रहेगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है भाई, कोई दिक्कत नहीं आनी है। थोड़ी टाइम देके थोड़ा सीख लो। देखो टाइम आप नहीं दोगे तो फिर आप सीख नहीं पाओगे।
देखो आधा अधूरा से कुछ होता नहीं है और शॉर्टकट किसी भी चीज़ का नहीं, ना ही वो इतिहास का है, ना ही बायोलॉजी का है, ना ही इकोनॉमिक्स का, कोई भी सब्जेक्ट का, ना ही करंट अफेयर्स का है। इनफैक्ट मैं जो जो सब्जेक्ट बोला हूँ इसका तो शॉर्टकट सोचना भी पाप है, क्योंकि शॉर्टकट सोचेंगे आपका रिजल्ट नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो छुप छुपा के, और वो मैं बात नहीं करता कि हाँ ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ये पढ़ के चले जाओ, ऐसे नहीं होता है भाई। आपको जितना मिनिमम क्वांटम ऑफ एफर्ट, जो जरूरी एफर्ट है, मेहनत है, वो तो करना पड़ेगा। मैं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और आपसे अपेक्षित सिर्फ ये है कि आप लोग कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए बस, और थोड़ा टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाँ, क्योंकि भाई सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें पता चलता है, और दूसरा चीज़ की आपको सारा का सारा वीडियो आपको पहुंचते रहेगा। बिहार के प्रमुख क्रांतिकारी संगठन एवं व्यक्ति। अब बिहार के प्रमुख क्रांतिकारी और संगठन और व्यक्ति। बिहार के प्रारंभिक क्रांतिकारियों में डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी एवं बाबा ठाकुर दास थे। तब प्रारंभिक क्रांतिकारियों में किनका नाम आता है? तीनों का नाम आता है। बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी 1906 में स्थापित की थी। एक समाचार पत्र द मदरलैंड के प्रकाशन भी किया था। कौन किया था? बाबा ठाकुर दास ने किया था। 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर जिला के जज किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी। ये हम लोग देख चुके हैं पहले वाले वीडियो में। खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई तथा प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है। पटना कॉलेज के प्रोफेसर यदुनाथ सरकार भी क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहे थे। उसके बाद 1927 ईस्वी में स्थापित पटना युवक संघ क्रांतिकारियों का प्रमुख संगठन था। इससे संबंध प्रमुख क्रांतिकारी थे मणिचंद्र नारायण राय, फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण बल्लभ सहाय, ब्रजनंदन प्रसाद। राजनीतिक डकैतियों के सार्वजनिक सनसनीखेज घटना 20 मार्च 1913 को नीमेज हत्याकांड थी, जिसे बिहार के क्रांतिकारियों ने किया था। तो नीमेज हत्याकांड बिहार के क्रांतिकारियों ने किया था। 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की, पूछता है ये सवाल, अनुशीलन समिति हम लोग पहले देख भी चुके हैं वीडियो में कि अनुशीलन समिति कब बना था और कहाँ बना था और किसने बनाया था। इस संगठन के संचालन का श्रेय बीएन कॉलेज के छात्र बंकिम चंद्र मिश्र को प्राप्त है। तो इसका संचालन कौन कर रहा था? ये तो बहुत पूछ चुका है, सचिंद्रनाथ सन्याल। ये हो सकता है कि आपका अगला सवाल हो जाए कि सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 ईस्वी में की थी, उसका संचालन का श्रेय किसको जाता है? अब आप पढ़ के जाएंगे भाई अनुशीलन समिति एमसीक्यू करके जाएंगे, और सचिंद्रनाथ सन्याल का नाम याद करके जाएंगे, 1913 याद करके जाएंगे, और पटना में हुआ था ये भी याद करके जाएंगे। लेकिन उसके संचालन का ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनाया गया था। जो एमसीक्यू सेट किया था, आपको प्रैक्टिस करवा रहा था, उसने तो क्वेश्चन ही नहीं बनाया था, या प्रैक्टिस सेट जहां से भी आप कर रहे थे तो क्वेश्चन ही नहीं था। लेकिन इसको पढ़ के जाएंगे तो आपको बंकिम चंद्र मिश्र दिमाग में रहेगा और आप मार के आएंगे। ये ऑप्शन आप सोच भी नहीं सकते हैं, अगर आप पढ़ के नहीं जाइएगा तो ये गारंटी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप नॉन मार के आ जाएंगे। है ना पांचवा ऑप्शन? लगता है कि जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो चलो वही होगा। बंकिम चंद्र मिश्र ने हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक एक संस्था भी स्थापित की थी। तो हिंदू बॉयज एसोसिएशन भी बंकिम चंद्र मिश्र ने स्थापित की थी। 1929 ईस्वी में राम वृक्ष मैनेपुरी एवं अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में पटना में पाटलिपुत्र युवक संघ का संगठन किया गया था। इन्हीं के प्रयासों से युवक नामक क्रांतिकारी पत्रिका का मासिक प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। तो किसके प्रयासों से? राम वृक्ष मैनापुरी और अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में पाटलिपुत्र युवक संघ का संगठन किया गया, और युवक नामक क्रांतिकारी पत्रिका का मासिक प्रकाशन, ध्यान रखेंगे ये भी पूछता है, दैनिक प्रकाशन, साप्ताहिक प्रकाशन, मासिक प्रकाशन। तो युवक नामक जो क्रांतिकारी पत्रिका था वो मासिक था। बिहार की महिला क्रांतिकारी में कुसुम कुमारी देवी, सुश्री गौरी दास का नाम सर्वाधिक चर्चित है। अब आ जाइए प्राचीन बिहार के महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र। तो प्राचीन बिहार के महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र भाई गुप्त काल में के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम के प्रयासों से क्या बना था? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में चर्चित था। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में अधिकतम जानकारी के प्रमुख स्रोत चीनी यात्री फाहियान एवं ह्वेंगसांग के विवरण थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा जो बात मिलती है फाहियान और ह्वेंगसांग के विवरण से मिलती है। उसके बाद शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव ने तत्कालीन मगध नरेश देवपाल की अनुमति से नालंदा में जावा से आए भिक्षुओं को रहने के लिए एक विहार का निर्माण करवाया था। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव ने तत्कालीन मगध नरेश देवपाल, उस मगध कौन नरेश था? देवपाल, उसकी अनुमति से
बालपुत्र देव ने नालंदा में जावा से आए हुए भिक्षुओं के रहने के लिए एक विहार बनाया था। तो जावा से आए हुए भिक्षुओं को रहने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में किसने विहार बनाया था? तो बालपुत्र देव ने। ठीक है, उस समय नरेश कौन था मगध का? तो देवपाल था। ठीक है, तो ये चीज आपको, और वो जो बालपुत्र देव था वो कहाँ का शासक था? शैलेंद्र शासक था। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हेतु भारत से बाहर देशों के सैकड़ों छात्र नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु भारत से बाहर देशों के सैकड़ों छात्र प्रवेश लेते थे। इन देशों के प्रमुख देश थे जावा, चीन, तिब्बत, लंका, कोरिया। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश से पूर्व द्वारपाल के द्वारा छात्र का वाद विवाद परीक्षा होती थी। सफल होने पर ही प्रवेश मिलता था। द्वारपाल ही, देखो क्या मतलब लेवल था एडुकेशन का, कि द्वारपाल इतना इंटेलिजेंट था कि वो इंटरव्यू ले लेता था, परीक्षा ले लेता था कि भाई तुम इस लायक हो कि नहीं कि तुम यहाँ पे पढ़ पाओगे। ये यूनिवर्सिटी होता था जो विश्व में फेमस था। नालंदा विश्वविद्यालय की समानतया सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी, परंतु बौद्ध धर्म के महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। देखिए, सभी विषय की शिक्षा होती थी। ठीक है, अब सही और गलत सेंटेंस बना देगा। और मेनली यहाँ पे महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। अब ये बोलता है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, और बौद्ध धर्म में भी दो पार्ट है, महायान या हीनयान। तो यहाँ पे जो दी जाती थी वो मुख्य रूप से महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी चीजें नहीं पढ़ाई जाती थी, बाकी चीजें भी पढ़ाई जाती थी, लेकिन विशेष रूप से इसका स्पेशलाइजेशन आप कह सकते हैं कि महायान में स्पेशलाइजेशन था। चूंकि बौद्ध धर्म बिहार से ही शुरुआत हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि इस यूनिवर्सिटी में इसका। तो नालंदा विश्वविद्यालय में रत्नोधि, रत्नसागर, रत्नरंजक पुस्तकालय के भवन थे। ये सब भवन का नाम है पुस्तकालय के। 9 मंजिले का पुस्तकालय भवन दर्शनीय स्थल स्थापत्य कृति। 9 मंजिला का पुस्तकालय, भाई अभी अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में इतने बड़े और इतना ज्यादा पुस्तकालय नहीं होता है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में भी नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि विश्व का फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी था, जिसको खिलजी ने आके तबाह कर दिया, और पता नहीं उसके नाम पे रिस्पेक्ट कोई क्यों करता है। ह्वेनसांग के समय में नालंदा विश्वविद्यालय में 8,500 छात्र एवं 1510 शिक्षक थे। अब सोचिए कि आपका 1510 शिक्षक और 8,500 छात्र, तो मोटा मोटी 6 गुना हुआ। 6 मतलब हर 6 स्टूडेंट पे एक शिक्षक। सोचिए क्या कैलकुलेशन था। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रख्यात कुलपतियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शीलभद्र नाम के विद्वान थे। कुलपति जो सबसे प्रसिद्ध थे वो शीलभद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रख्यात आचार्यों में धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, प्रभामित्र, जीनमित्र, तिंगनांग, ज्ञानचंद्र, नागार्जुन, वासुबंध, असंग, धर्मकीर्ति आदि बहुत उल्लेखनीय रहे हैं। धर्मकीर्ति बहुत उल्लेखनीय रहे हैं। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या भाषा थी? भाई पाली थी। प्रारंभिक मध्यकालीन 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में यह विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के आक्रमण के फलस्वरूप विनष्ट हो गया। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, यानी कि लगभग 1290 के आसपास, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय पाल वंश के शासक धर्मपाल को जाता है। वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय महान विद्वानों में रचित विरोचन, ज्ञानपद्र, बुद्ध, जेतारी, रत्नाकर, शांति ज्ञान, श्रीमित्र, अभयकर आदि थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के सर्वाधिक लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान दीपांकर थे, और यहाँ के कौन थे? शीलभद्र थे। उन्होंने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी। किसने? भाई दीपांकर ने। और वो कहाँ, किस यूनिवर्सिटी के थे? तो ध्यान रखेंगे, वो नालंदा यूनिवर्सिटी के नहीं थे, वो आपके क्या बोलते हैं, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। कितना हरामी आदमी था। बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। इस घटना का उल्लेख समकालीन इतिहास में मिनहाज उल सिराज के ने अपने ग्रंथ तबकाते नासरी में किया है। इसका भाई जिक्र कहाँ मिलता है कि बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया? तो भाई ये मिनहाज उल सिराज के द्वारा लिखी ग्रंथ तबकाते नासरी में मिलता है। उसके बाद उदंतपुरी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। ठीक है, और विक्रमशिला का शासक किसने किया था? विक्रमशिला का धर्मपाल ने किया था। ठीक है, तो इसके जो संस्थापक थे पाल वंश के,
वो गोपाल थे, तो उन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और धर्मपाल बाद में विक्रमशिला की किए थे। ठीक है, यह विश्वविद्यालय बिहार शरीफ के नगर के नजदीक स्थित है, यह बिहार शरीफ के पास है। अच्छा, उदंतपुरी विश्वविद्यालय तंत्र विद्या के शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो ये भी पूछता है कि तंत्र विद्या के शिक्षा का प्रमुख केंद्र उदंतपुरी, ऐसे पूछेगा उदंतपुरी विद्यालय में मुख्यतः क्या पढ़ाई जाती थी, तंत्र विद्या का प्रमुख केंद्र था। यहाँ के प्रसिद्ध विद्वानों में महारक्षित एवं श्रीरक्षित का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। तिलधक मगध के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। क्या था भाई? तिलधक मगध में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। तिलधक महाविद्यालय का उल्लेख चीनी यात्री हेवांगसांग और इत्सिंग ने अपनी यात्रा विवरण में किया है। तिलधक महाविद्यालय का उल्लेख इन दोनों चीनी यात्रियों के विवरण में हुआ है। तिलधक महाविद्यालय की स्थापना का श्रेय हर्यक वंश के शासकों को प्राप्त है। ठीक है, हर्यक वंश के शासक। तिलधक महाविद्यालय नालंदा के समीप तिल्लास गांव के रूप में पहचाना गया है। नालंदा के समीप तिलास गांव के समीप। अच्छा, प्राचीन बिहार के सभी शिक्षा केंद्र बौद्ध धर्म के किसी न किसी शाखा को महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र रहे हैं। मतलब जो भी प्राचीन काल में बिहार में शिक्षा केंद्र था बौद्ध धर्म का, कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है उसमें बौद्ध धर्म अपने चरम पे था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का ब्रजयान शाखा का प्रमुख केंद्र था। नालंदा क्या था? तो नालंदा वहां पे महायान का था और विक्रमशिला ब्रजयान का प्रमुख केंद्र था। ये भी पूछता है। साथ ही न्याय, तत्व ज्ञान एवं व्याकरण की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसके बाद तिलधक महाविद्यालय महायान संप्रदाय का केंद्र था। महायान नालंदा में और तिलधक महाविद्यालय में भी था। यहाँ के प्रसिद्ध विद्वानों में प्रज्ञान भद्र का नाम उल्लेखनीय है। उसके बाद ये हो जाता है इसका समरी खत्म, और इसके आगे हम लोग इस चैप्टर में बिहार के किसान आंदोलन का समरी अब देखेंगे अध्याय 4 का। तो अध्याय 4 में कुछ दिया हुआ नहीं है, मतलब समरी। उसके बाद यहाँ पे अखंड बिहार में जनजातीय आंदोलन शुरू हो जाता है यहाँ से, तो इसमें समरी होगा, देख लेते हैं। अखंड बिहार में जनजातीय आंदोलन में आगे हम लोग चलते हैं। तो ये सारा कुछ आंदोलन हम लोग ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये सारा आंदोलन जो पहले में शॉर्ट में मिल गया था हम लोग को, ये डिस्कस कर चुके हैं। तो इस पर हम लोग टाइम नहीं देंगे। जो लोग वीडियो देख लिए होंगे और वो तो अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे तो भाई इसके पहले वाला जो दोनों वीडियो है वो जाके आप लोग देख लीजिएगा। अब इसमें हम लोग जो प्रश्नोत्तर है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, लगभग 4-5 पन्ने का है इसमें। तो अभी तक का जितना हम लोगों ने पढ़ा डिटेल जो भी है इसमें, उसका ये वस्तुनिष्ठ है और इसमें हम लोग फटाफट निकलते हैं। तो इसमें पूर्व तथा मध्य प्रस्तरकालीन वस्तुएं निम्न स्थानों से सिंहभूम, हजारीबाग, रांची, संथाल परगना, वर्तमान में झारखंड राज्य एवं मुंगेर बिहार में उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुई है। पूर्व तथा मध्य प्रस्तरकालीन वस्तुएं। ताम्र प्रस्तरकालीन वस्तुएं मृद भांड निम्न स्थानों से चेचर, वैशाली, मनेर, पटना से उत्खनन के द्वारा पुरातत्विकों ने प्राप्त किया था। 9 प्रस्तरकालीन वस्तुएं निम्न स्थलों चिराद उत्खनन से पुरातत्वों ने प्राप्त किया था। पूर्व मतलब ताम्र, उसके बाद 9, ये तीनों याद रखिएगा। मौर्य युगीन सिक्कों का अभिलेख निम्न स्थानों से लौड़िया, नंदराज, अड़ेराज से उत्खनन के द्वारा पुरातत्वों ने प्राप्त किया था। प्राचीन बिहार के निम्न राज्य विदेह, वैशाली, अंग और मगध थे। राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र तथा बराबर की पहाड़ियां प्राचीन युगीन स्मारक हैं। हर्यक वंश, शैशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, तुंग वंश, कर्ण वंश, गुप्त वंश, मौखड़ी वंश, पाल वंश, कर्नाट वंश, ये प्राचीन बिहार के राजवंश है। ठीक है। हर्यक वंश का सम्राट बिंबिसार काफी शक्तिशाली था। जरासंध बृहस्पति का पुत्र था। याद रखेंगे, ऐसा सवाल पूछता है। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु के द्वारा की गई। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। उदयभद्र ने अपनी प्रथम राजधानी की नींव पाटलिपुत्रा में रखी थी। मगध राज्य का साम्राज्य विस्तार करने का श्रेय अजातशत्रु को प्राप्त है। मगध साम्राज्य का साम्राज्य विस्तार करने का श्रेय अजातशत्रु को प्राप्त है। शिशुनाग का पुत्र काकवर्ग ने 383 ईस्वी में द्वितीय बौद्ध संगति का आह्वान किया था। बिंबिसार का शासनकाल संभवतः 544 से 492 ईस्वी पूरा ईसा पूर्व तक था। संभवतः 455 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र राजधानी बनाई गई थी। 455 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगिरी में आयोजित हुआ था, जो हम लोग देख चुके हैं। 315 ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र पदार्पण हुआ था। कब आया था? 315 ईस्वी में नहीं, ईसा पूर्व में मेगास्थनीज पाटलिपुत्रा में
आया था। कभी पूछता है ये 320 से 185 ईसा पूर्व तरु मौर्य वंश का शासन काल रहा। बिंदुसार का शासनकाल संभवतः 298 से 272 ईसा पूर्व तक था। 272 से 232 ईसा पूर्व तक संभवतः अशोक का शासनकाल रहा। संभवतः 272 से 232 मोटा मोटी 40 साल हो गया। संभवतः 261 ईसा पूर्व में कालिंग का युद्ध हुआ था। संभवतः 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा वीरदस्त की हत्या कर मौर्य वंश की समाप्ति कर दी गई। संभवतः 185 से 175 ईसा पूर्व शुंग वंश का शासनकाल रहा। संभवतः 75 से 27 ईसा पूर्व तक कनौज वंश का शासनकाल रहा। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का राजरोहण हुआ। ठीक है, हाँ, 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का राजरोहण हुआ। 320 ईसा से 333 ईस्वी चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल रहा। 320 से 467 ईसा पूर्व हिंदू भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है, गुप्त काल को ही माना जाता है। और 635 में युआन चुआंग बिहार की यात्रा किया था। याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 673 में आई सिंह बिहार का यात्रा किया था। 750 से 1175 ईस्वी तक पाल वंश का शासन रहा था। और 1095 से 1197 ईस्वी तक सेन वंश का बिहार में शासनकाल रहा था। 1097 से 98 तक कर्नाटक वंश का उदय हुआ था। तो ये सब चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेट पूछता है शासनकाल से संबंधित और किसी शासक के बारे में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको याद होना ही चाहिए। 11वीं शताब्दी के चतुर्थार्ध में पाटलिपुत्र एवं मुंगेर पाल साम्राज्य में विलय कर लिए गए थे। उसके बाद पूर्व पाषाण युग के अवशेष मुंगेर और नालंदा जिले से मिले। यह अनुमानतः 1 लाख ईसा पूर्व काल के हैं। इन अवशेषों में पत्थर की कुल्हाड़ियों के फल, चाकू और खुरपी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के टुकड़े हैं। मध्य पाषाण युग 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के अवशेष मुंगेर से प्राप्त हुए थे। ये छोटे आकार के बने सामान जिसे तेजधार और नोक है। नौ पाषाण युग में के अवशेष चिरान सारण जिला से चेचर वैशाली से प्राप्त हुआ है। यह 2500 ईस्वी से ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच के हैं। इनमें न सिर्फ पत्थर के अत्यंत सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए बल्कि हड्डी के बने सामान भी मिले। उसके बाद ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष चिरान सारण चेचर वैशाली सोनपुर गया मनेर पटना से प्राप्त हुए। चिरान में ताम्र पाषाण युगीन काले लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चिरान से लाल मृदभांड प्राप्त हुआ। अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों की चर्चा मिलती है। कहाँ मिलती है? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। इनमें 3 महाजनपद अंगद, मगध, लिच्छवी बिहार में थे। 16 जनपद में 3 महाजनपद जो थे बिहार में थे। अंग महाजनपद बिहार का भागलपुर के क्षेत्र था। इसकी राजधानी चंपा थी। बौद्ध साहित्य में चंपा का तत्कालीन 6 प्रमुख नगरों में स्वीकारा गया है। ठीक है, तो चंपा कहाँ की राजधानी थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी थी। और गंगा के उत्तर में बज्जियों का एक संघ था जो 8 गणराज्यों को मिलाकर बना था। इसमें सबसे शक्तिशाली लिच्छवी गणराज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। तो लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली की पहचान बसाढ़ नामक गांव से की गई है। बसाढ़ एक गांव है, तो उसमें उसकी पहचान की गई है। उसके बाद कौटिल्य लिच्छवी राज्य का उल्लेख राजसप्तोपजीवी संघ के रूप में किया गया है। कौटिल्य लिच्छवी राज्य का उल्लेख राजशब्दोपजीवी संघ के रूप में किया गया है। 8 गणराज्यों में एक जातक गणराज्य था। इसके प्रमुख सिद्धार्थ महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। सब सवाल पूछते हैं। उनकी माता त्रिशला संघ के दूसरे सदस्य लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। तो त्रिशला थी चेटक की बहन, जो महावीर भगवान जो थे सिद्धार्थ, उनका जो जन्म हुआ था कुंडग्राम। उनकी जो माता जी थी वो जो लिच्छवी का गणराज्य था उसकी जो गणराज्य का शासक था चेटक, उसकी बहन थी। गौतम बुद्ध जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था का जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिल वस्तु के नजदीक लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता सुदोधन शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। उनकी माता का नाम महामाया था। तो सिद्धार्थ के माता का नाम, सिद्धार्थ मतलब भगवान बुद्ध के माता का नाम महामाया और भगवान महावीर के माता का नाम त्रिशला था।
सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था। और गृह त्याग करने के पश्चात सिद्धार्थ सबसे पहले अलार कलाम तथा रुद्रक रामदेव के आश्रम गए थे। अलार कलाम तथा रुद्रक के आश्रम गए थे। तो ये सवाल पूछता है गृह त्याग के बाद कहाँ गए थे। गौतम बुद्ध को बोध गया कि निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का महानिर्वाण 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुआ था। महावीर का महानिर्वाण 467 ईस्वी ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। ठीक है। वैदिक साहित्य मगध के लोगों को ब्रात्य पतित कहता है। वैदिक साहित्य क्या कहता है? मगध के लोगों को पतित ब्रात्य। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है। और महाभारत में भी मगध का वर्णन मिलता है। इसमें बृहदस्थ का पुत्र जरासंध का उल्लेख सम्राट के रूप में किया गया है, जिसकी राजधानी राजगिरी थी। तो जरासंध का उल्लेख जो था सम्राट के रूप में किया गया था, बृहदस्थ का जो पुत्र था, और उसकी राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह में थी। विदेह राज्य के उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। विदेह राज्य का उल्लेख कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में। मगध का कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। यह माना जाता है कि यहाँ के राजवंश की शुरुआत निमि विदेह ने की थी। निमि विदेह ने राजवंश की शुरुआत की थी, विदेह राज्य की। उसके बाद मिथिला की स्थापना मिथजनक विदेह ने की थी। दशरथ पुत्र राम की पत्नी सीता के पिता शीर्षध्वज जनक इसी वंश के थे। कौन वंश के? तो मिथिला विदेह वंश के थे। उसके बाद ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट एवं वत्स शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कीकट किस ग्रंथ के हिसाब से बिहार क्षेत्र को कहा गया और एवं वत्स किस में किया गया? तो ऋग्वेद में कहा गया। कीकट क्षेत्र के अमित्र शासक प्रेमचंद की चर्चा हुई है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में हर्यक वंश की स्थापना हुई। इस राज्य का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार कौशल में से प्रसेनजित, अवंती के चंद्र प्रघोत तथा महात्मा बुद्ध का समकालीन था। तो ये पूछता है बिंबिसार किसका समकालीन था? तो कौशल के प्रसेनजित, अवंती जो राज्य था उसका चंड प्रघोत तथा महात्मा बुद्ध, इन लोगों का समकालीन था। तो बौद्ध बिंबिसार के बारे में पूछा जाता है। चाहे ये भी पूछ सकता है बुद्ध किसके समकालीन थे, तो इन सब का नाम दिया जा सकता है। जब ये चूंकि सब एक दूसरे के समकालीन हो गया ना। बिंबिसार कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन कौशला देवी लिच्छवी राजा के चेतक की पुत्री चेलन तथा भद्र राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया था। राजगिरी जो बिंबिसार की राजधानी थी का निर्माण महागोविंद नामक वास्तुकार ने किया था। तो राजगिरी का निर्माण किसने किया था? महागोविंद नाम का वास्तुकार था। बिंबिसार ने राजधानी रखी थी राजगिरी, उसका निर्माण महागोविंद ने किया था। जीवक एवं प्रसिद्ध चिकित्सक जो बिंबिसार के दरबार में था, अवंती राज के अनुरोध पर जीवक को उज्जैन भेजा गया था। तो अवंती उज्जैन उधर मध्य प्रदेश में जो है एरिया, तो बिंबिसार ने भेजा था जीवक को। जीवक एक प्रसिद्ध चिकित्सक था, तो उसको अवंती राज के अनुरोध पर उसको भेजा गया था। तो देखिए ये सब डिटेल जब पढ़ते चलेंगे ना तो एक स्टोरी आपके दिमाग में घूमेगा। ठीक है। अच्छा, इससे भी ज़्यादा डिटेल, मतलब जो पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, पूरा स्टोरी जो टेलिंग है वो हम लोग ऑलरेडी दूसरे वीडियो में, मतलब विवास प्रोनमा वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो डिटेल में थोड़ा सा और देख लीजिएगा। उसको देख के और इसको देखिए, दोनों को देखिए, बहुत मजा आने वाला है। उसमें जो छूटा हुआ होगा मेरे ख्याल से, चूंकि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही बुक बनाया गया था, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसमें थोड़ा विस्तृत दिया हुआ है डिटेल। कुछ चीज़ें ऐसी है जो यहाँ से पूछता है वहाँ पे नहीं मिलता या कहीं नहीं मिलता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डिटेल पढ़िए और कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो, मज़ा आ रहा हो, लग रहा हो कि हाँ क्वेश्चन बन रहा है, तो अगर कुछ भी वैल्यू एडिशन हो रहा है तो लाइक कर देना भाई, और कमेंट जरूर कीजिए ताकि इंटरेक्टिव सेशन रहे, और आपस में भी इंटरेक्शन कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपका डिस्कशन हो और आप लोगों को चीज़ें बहुत जल्दी समझ और याद हो जाए। जीवक, ठीक है। उसके बाद बिंबिसार की हत्या कर उसका पुत्र अजातशत्रु मगध का राजा बना। उसने कौशल के प्रसेनजित को हराकर काशी पर अधिकार कर लिया। भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु अपने मंत्री भस्कार की सहायता से बजी संघ के सदस्यों में फूट डाल उसे पराजित किया। बजी संघ को ही पराजित कर दिया। ठीक है। उसमें फूट डाल के, किसकी सहायता से? भस्कार उसका जो मंत्री था उसकी सहायता से। अजातशत्रु गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर सैनिक
छावनी का निर्माण करवाया। यह क्षेत्र पाटलीग्राम कहलाया, जो बाद में पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो राजगिरी जो बनाया गया था वो बिंबिसार ने बनाया था और अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र का निर्माण करवाया, जो बाद में पाटलीग्राम का, जो बाद में पाटलिपुत्र के नाम से कहलाया। अजातशत्रु ने शिलाकंटक तथा रथ मूसल जैसे नवीन अस्त्रों की खोज की। तो ये याद रखिएगा, शिलाकंटक और रथ मूसल जो औजार था वो किसका खोज किसने किया था। अजातशत्रु के शासन काल 483 ईसा पूर्व के प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में संपन्न करवाया उसने। उसके बाद अजातशत्रु प्रसेनजीत की पुत्री बजीरा से विवाह कर लिया। ठीक है, बजीरा से उसने विवाह किया था अजातशत्रु। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली घोषाल की मृत्यु लिच्छवी संघर्ष में हुई थी। तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था, मखली घोषाल। उनको लिच्छवी के संग संघर्ष में उनकी मृत्यु हुई थी। अजातशत्रु के बाद 460 ईसा पूर्व में उदयनी मगध का राजा बना। उसने पाटलीग्राम में किले का निर्माण कराया, जो बाद में कुसुमपुर या पाटलिपुत्र के नाम से विकसित हुआ। तो पाटलीग्राम में किला किसने बनवाया भाई, तो उदयनी ने बनवाया था। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक, अंतिम शासक है, पूछता है हर्यक वंश का या फलना वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखेंगे कोई भी वंश का अंतिम शासक तो जरूर याद रखेंगे, पहला और अंतिम। इसके अलावा बीच में बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो याद रखना ही है, लेकिन पहला और अंतिम जरूर याद रखेंगे क्योंकि वो कभी भी पूछा जा सकता है, हमेशा से वो हॉट क्वेश्चन रहा है। तो शिशुनाग वंश की स्थापना की, नागदशक को हराकर। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को हराकर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया, शिशुनाग, तो शिशुनाग बनाया था वैशाली को अपनी राजधानी। उसने अवंती राज्य पर भी अधिकार कर लिया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था या काकवर्ण था, जिसने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था, उसने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया। उसके बाद कालाशोक शासन के 10वें वर्ष 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। उसके बाद शिशुनाग वंश का अंत कर महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की। तो नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पुराणों में, मतलब डिटेल में। पुराणों में महापद्मनंद को सर्व छात्रांग तथा अखिल छात्रांग कहा गया है। हाथी गुफा अभिलेख कालिंग में एक नहर निर्माण कराए जाने का उल्लेख मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख कालिंग में एक नहर निर्माण करवाने का उल्लेख मिलता है। तो नहर का निर्माण कहाँ करवाया था, कालिंग में, और ये कहाँ मिलता है, हाथी गुफा अभिलेख में इसकी चर्चा मिलती है। भारत पर सिकंदर का आक्रमण अंतिम नंद शासक धनानंद के समय में हुआ था। महापद्म स्वयं को एकराट कहता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश का अंत कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश को यूनानियों से मुक्त कराने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, पश्चिम उत्तर सीमा प्रदेश को यूनानियों से मुक्त करवाने की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास का मुक्तिदाता कहा जाता है। मतलब कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरा का पूरा फिर से एंशिएंट और मेडिवल एवरीथिंग कंप्लीट हो जाएगा। ये कुछ 7-8 पन्ने का है, जो कि इतना मोटा बुक का कंपाइलेशन है। जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस और प्लूटार्क में एंड्रोकोटस कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में पराजित किया। सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, हिरात, बालूचिस्तान और मकराना का क्षेत्र देने के साथ ही अपनी पुत्री का विवाह भी उनके साथ कर दिया। उसके बाद सेल्यूकस मेगास्थनीज को अपने दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज ने 315 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र आया था। ठीक है, मेगास्थनी की पुस्तक इंडिका पाटलिपुत्र को पोलीबोथा कहा गया है। पोलीबोथा क्या कहा गया, मेगास्थनीज का पुत्र इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या कहा गया है, पोलीबोथा कहा गया है। पुस्तक के अनुसार मौर्य काल में पाटलिपुत्र के प्रशासन का दायित्व 30 नागरिकों की सभा पर था, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियां थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो इसमें सब है भाई, तो सब ध्यान खाली बढ़िया से खाली कंटिन्यूटी रख के पढ़ लीजिए 2-4 बार, कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसाद के अवशेष पटना के नजदीक कुम्हरार से प्राप्त हुए हैं। इसे खोजने का श्रेय
स्पूनर को जाता है। ये सारा का सवाल अपने आप में एक सवाल है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है। इनका विवरण कहाँ कहाँ मिलता है भाई? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने का श्रेय जाता है। तो सेंट्रलाइज जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का जो व्यवस्था है वो लागू करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। डायमेकस सीरियाई राजा एंटियोकस के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में आया। बिंदुसार के बाद अशोक शासक बना और अशोक का शासनकाल 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच था। 261 ईसा पूर्व कालीन युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति के स्थान धम विजय की नीति अपना ली। अशोक पहला भारतीय शासक था जिसने अपने शिलालेखों के माध्यम से सीधे अपने प्रजा को संबोधित किया। शिलालेखों के माध्यम से सीधे अपने प्रजा को संबोधित करने वाला ये भारत का पहला शासक था। क्या था? अशोक। ये शिलालेख मुख्य रूप से प्राकृतिक भाषा तथा ब्राह्मी लिपि, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये दो भाषाओं में लिखे गए थे। भाई याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा डिटेल पढ़ना जरूरी है। सिर्फ एमसीक्यू मत बनाइए, पहले एमसीक्यू मत बनाइए। मेरा कहने का मतलब है कि आप पढ़िए, पहले पढ़िए, उसके बाद फिर एमसीक्यू बनाइए, तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को 1837 में सफलता मिली थी। मास्की तथा गुर्जरा के अभिलेखों में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है। भाभू शिलालेख के अनुसार अशोक ने त्रिरत्नों बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति अपनी आस्था किसके बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की थी। बिहार में अशोक का अभिलेख बराबर सासाराम और चंपारण में प्राप्त हुए हैं। वैशाली तथा पाटलिपुत्र से प्राप्त अशोक के स्तंभ से अभिलेख नहीं लिखे हैं। अशोक अपने शासन के 12वें वर्ष में गया और नजदीक बराबर के पहाड़ियों में सुदामा गुफा का निर्माण करवाया था। उसने आजीविकों को दान दे दिया था। सुदामा गुफा का कहाँ है? तो भाई बराबर की पहाड़ी में है, ठीक है। और ये आजीविकों को दान दे दिया गया था। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 242 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ। इसकी अध्यक्षता गोमलीपुत्र तीस ने की थी। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहदस्त की हत्या कर 185 ईस्वी में कर्ण शुंग वंश की स्थापना की। इसके शासनकाल में यवनों ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र यवनों को पराजित किया था। तो यवनों को किसने पराजित किया था? वसुमित्र ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग का कौन था? वो पौत्र था। पुष्यमित्र शुंग 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। तो कितने अश्वमेघ यज्ञ किए थे? पुष्यमित्र शुंग 2। उसके बाद 1700 ईसा पूर्व में वासुदेव ने अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की थी। तो वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। अंतिम शुंग शासक कौन था? देवभूति था, उसकी हत्या कर। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण राजा कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और अपने साथ प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को ले गया। अश्वघोष को कौन ले गया? राजा कनिष्क, ठीक है, जो कुषाण का राजा था। और उड़ीसा के शासक खरवेल मगध पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। उड़ीसा का कौन शासक था? खरवेल था, जो मगध पर आक्रमण करके उसे विजय प्राप्त कर लिया। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ था, जिसके उसने महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त कर ली थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त कर ली थी। उसके बाद आगे आ जाते हैं। चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त शासक बना। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन ने बुक लिखी जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति, में समुद्रगुप्त के सैनिक अभियानों की चर्चा है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। श्रीलंका के राजा मेघवर्धन गया के बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के दरबार में अपना दूत भेजा था। कौन भेजा था? मेघवर्मन ने भेजा था। किसके दरबार में? समुद्रगुप्त के दरबार में। किसके लिए? तो बुद्ध मंदिर, गया में बुद्ध मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त मंदिर बनवाने की अनुमति प्रदान कर दी थी। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। इससे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसके शासन में चीनी यात्री फाहियान आया था।
तो विक्रमादित्य किसको बोला जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। और उनके शासनकाल में आया था फाहियान, जो चीनी यात्री था। फाहियान 3 वर्ष तक पाटलिपुत्र में संस्कृत का अध्ययन किया था। ध्यान रखेंगे कि फाहियान जो था वो 3 वर्ष तक पाटलिपुत्र में संस्कृत का अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने कराई थी। स्कंदगुप्त हुनों पर के आक्रमण को रोका था। ये सब सवाल एक लाइन का पूछ देता है कभी कभी, और पूछता ही है। बिहार से जो अगर पूछेगा तो पूछेगा ही। बोध गया के महाबोधि मंदिर तथा राजगिरी के मनियार मठ मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। महाबोधि मंदिर और मनियार मठ मंदिर दोनों का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। सुल्तानगंज का अजगैवीनाथ मंदिर तथा कहलगांव के नजदीक स्थित गुफाएं गुप्त काल में निर्मित है। हुन शासक मिहिर कुल पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर नरसिंह गुप्त बालादित्य को पराजित किया तथा उसे बंगाल तक खदेड़ दिया। तो मिहिर कुल जो था हुन शासक था और वो आक्रमण किया पाटलिपुत्र पर, और नरसिंह गुप्त बालादित्य को पराजित किया और उसको बंगाल तक खदेड़ दिया। गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोलविद एवं गणितज्ञ गुप्त काल, देखिए ध्यान रखिए, आर्यभट्ट, बारहमिहिर, ब्रह्मगुप्त पाटलिपुत्र के निवासी थे। कब थे ये लोग कब थे? आर्यभट्ट, बारहमिहिर तो गुप्त काल में था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मध्य मगध के क्षेत्र पर परवर्ती गुप्त वंश की स्थापना कृष्णगुप्त ने की थी। बिहार के कुछ भागों पर मौखरी शासकों का भी शासन रहा है। मौखरी शासन का भी शासन रहा है बिहार के कुछ भागों पर। इसी समय गौंड बंगाल के शासक शशांक बिहार पर आक्रमण किया तथा और बोध गया स्थित महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई। तो जो शशांक था राजा, वो बंगाल का था और वो बिहार पर आक्रमण किया और बोध गया जो महाबोधि वृक्ष है उसको क्षति पहुंचाई थी। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में हर्षवर्धन बिहार के कुछ भागों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसी समय चीनी यात्री ह्वेंगसांग भारत आया था। हर्षवर्धन के टाइम में ह्वेंगसांग आया था, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था कौन? फाहियान आया था। तो याद रखेंगे उसे 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ठीक है। तो फाहियान जो था वो कहाँ अध्ययन किया था? पाटलिपुत्र में 3 वर्षों तक संस्कृत का, और ह्वेंगसांग 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। हर्षवर्धन बिहार के अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में परवर्ती गुप्त शासक माधव गुप्त को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों पर हमला किया था। इस घटना के विरोध में तिब्बत और नेपाल के राजाओं ने संयुक्त रूप से बिहार पर आक्रमण कर दिया। माधवगुप्त के पुत्र आदित्य सेन तिब्बत के कब्जे से बिहार को मुक्त कराया। उसके बाद चीनी यात्री इत्सिंग 670 ईस्वी में नालंदा आया था। इत्सिंग कब आया था? 670 ईस्वी में, यानी सबसे लास्ट में ये आया था। पहले आया था फाहियान, कब आया था? समुद्रगुप्त के टाइम में, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में, यानी विक्रमादित्य के टाइम में। उसके बाद आया था हर्षवर्धन के टाइम में। कब कौन आया था? ह्वेंगसांग। और उसके बाद आया था इत्सिंग। तो कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछता है कौन पहले आया था कौन बाद में आया था। सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव के अनुरोध पर पाल शासक देवपाल 5 गांव अनुदान में दिए थे। बालपुत्र देवपाल की अनुमति से नालंदा में विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्मित करवाया गया था। उसके बाद पाल वंश के संस्थापक गोपाल, जिसे शीघ्र ही बिहार के विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। पाल शासक धर्मपाल उत्तरापत स्वामीन की उपाधि धारण की। उसने विक्रमशिला महाविद्यालय, उदंतपुरी महाविद्यालय तथा जगदल महाविद्यालय की स्थापना की। किसने? धर्मपाल ने। उसके बाद 11वीं शताब्दी में रामपाल के शासन में मिथिला तिरहुत में नन्यदेव ने कर्नाट वंश की स्थापना दी। रामपाल के शासनकाल में नन्यदेव ने कर्नाट वंश की स्थापना की। 11वीं शताब्दी में रामपाल के शासन में मिथिला मतलब तिरहुत में नन्यदेव ने कर्नाट वंश की स्थापना की तथा कर्नाट कुलभूषण की उपाधि उसने नेपाल का क्षेत्र भी जीत लिया। कर्नाट राजा की राजधानी सिमवारागढ़ थी। इस वंश का प्रमुख शासकों में नरसिंह देव एवं हरिसिंह देव थे। गहरवाल वंश के गोविंद चंद की चर्चा मुंगेर ताम्रपत्र में तुरुव कदंग नाम करके चर्चा मिलती है। इस कर यहाँ के किसानों से प्राप्त किया जाता था। इससे तुर्कों के आक्रमण रोकने में मदद मिलती थी। उसके बाद सेन वंश के शासक बल्लाल सेन का राज्य बिहार के मिथिला क्षेत्र में था। 11वीं शताब्दी के मध्य गया में शूद्रक
नामक एक शासक ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। शूद्रक नामक 11वीं शताब्दी में इसने स्थापित कर ली थी। उसके बाद आता है पंचोल ताम्रपत्र अभिलेख दरभंगा क्षेत्र के प्रवर्ती गुप्त वंशीय शाखा के शासन का प्रमाण देता है। प्रवर्ती गुप्त वंशीय शाखा के शासन का प्रमाण देता है पंचोल ताम्रपत्र। 1203 ईस्वी में इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण से बिहार में तुर्क शासन प्रारंभ हुआ। 1203 ईस्वी में यह आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी और उसी समय तुर्क शासन प्रारंभ हुआ। 11वीं शताब्दी के मध्य से बिहार का राजनीतिक पतन शुरू हो गया था। 1203 ईस्वी में इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी के सफल आक्रमण से सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन और पाल वंश का शासक इंद्रधुमपाल था। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार शरीफ की विजय थी। उदंतपुरी में पहली सफलता इसको मिली थी। ये भी पूछ सकता है। इनफैक्ट सारा का सारा लाइन ही अपने आप में एक सवाल है। हुशामुद्दीन खाज खिलजी 1211 ईस्वी में गयासुद्दीन की उपाधि धारण कर बिहार पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तुगलक काल में कहाँ थी बिहार की राजधानी? तो बिहार शरीफ थी। मलिक इब्राहिम या मलिक बया इस काल का सबसे प्रसिद्ध शासक था। बया का मकबरा तुगलक कालीन स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। तुगलक सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद 1394 ईस्वी में बिहार का शासन ख्वाजा जहां से सुल्तान उल सर्क भी कहा जाता है उसे सौंप दिया। उसके बाद 1398 से 1399 तैमूर आक्रमण के बाद बिहार के क्षेत्र जौनपुर राज्य के अधीन हो गया था। उसके बाद 1491 ईस्वी में सिकंदर लोदी से पराजित होकर जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी बिहार में शरण प्राप्त की। सिकंदर लोदी 1495 से 96 में हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दरिया खां नुहानी को बिहार में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। किसने? सिकंदर लोदी ने। इसका वर्णन बिहार शरीफ अभिलेख में मिलता है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी, जो क्रोनोलॉजी हम लोग पहले देख चुके हैं, जिसमें डेट के साथ है कि बाद सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किया पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। उसके बाद मुगल शासक हुमायूं 1532 ईस्वी के में दौरा के युद्ध में नुहानी शासकों को पराजित कर बिहार के अधिकांश क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। कौन? तो हुमायूं। उसके बाद इब्राहिम लोदी के काल में दरिया खां नुहानी बिहार का सूबेदार था। तो इब्राहिम लोदी के काल में भाई कौन था बिहार का सूबेदार? तो दरिया खां नुहानी था। उसके बाद शेर शाह सासाराम का जागीरदार हसन खां सूर का पुत्र था। उसका वास्तविक नाम फरीद था। उसने एक शेर से बिहार के सुल्तान बहार खां की रक्षा की थी। इसके फलस्वरूप बहार खान ने खुश होकर उसे शेर शाह की उपाधि प्रदान की थी। सूरजगढ़ की लड़ाई में शेर शाह ने बंगाल के सेना को पराजित कर पूर्वी भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। 1539 ईस्वी में चौसा तथा 1540 में बिलग्राम अथवा कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को पराजित कर शेर शाह दिल्ली का सुल्तान बन गया। तो दो जगह लड़ाई हुई, 1549 में चौसा और 1540 में बिलग्राम की लड़ाई, जिसको कन्नौज की बोलते हैं। उसको हुमायूं को पराजित किया 2 बार और उसके बाद दिल्ली का शासक बन गया। कौन? शेर शाह सूरी। उसके बाद आता है शेर शाह सूरी का मकबरा और उसका जीना मरना जो भी है। सासाराम स्थित शेर शाह का मकबरा निर्माण स्वयं शेर शाह अपने जीवित रहते करवाया था। शेर शाह अपने शासनकाल में एक दुर्ग पटना में बनवाया था तथा पटना को पुनः बिहार की राजधानी बनाया। किसने बनाया पुनः पटना बिहार की राजधानी? तो शेर शाह ने। 1574 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर दाऊद खां कराकरानी को हटाकर पटना नगर जीता। 1621 में जहांगीर राजकुमार परवेज को बिहार का सूबेदार या प्रांतपति नियुक्त किया गया। उसके बाद 1702 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। राजकुमार अजीम पटना का नया नाम कर रख दिया, अपने नाम पे अजीमाबाद रख दिए। मुगल बादशाह फर्रुखसियार का राज्याभिषेक 1713 में पटना में हुआ। प्रथम बादशाह था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। तो फर्रुखसियार का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? दिल्ली में नहीं हुआ था, बिहार में हुआ था, पटना में। शाहजहां के शासन काल में बिहार का सूबेदार शाहजहां के शासन काल में कौन था? शाइस्ता खान था शाहजहां के समय में बिहार का सूबेदार। उसके बाद मुगल काल में बिहार
सोरा, हीरा, संगमरमर पत्थर खनिजों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। पटना के नजदीक मनेर स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार के मुगल स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है। रोहतासगढ़ के महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी के भवनों की तरह करवाया गया। भाई रोहतासगढ़ के महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी, अगर आप नहीं जा पाते हो तो रोहतासगढ़ का महल जाकर देख लो, फतेहपुर सीकरी का अंदाजा हो जाएगा। पटना में टकसाल तथा रेशम, सूती वस्त्र, नौका निर्माण, मृत भांड उद्योग से विकसित थे। बिहार के आरंभिक सूफियों में संत इमाम ता फकीह प्रमुख थे जो मनेर में रहते थे। बिहार में सबसे अधिक लोकप्रिय फिरदौसी सिलसिला था। कौन सिलसिला था भाई? लोकप्रिय फिरदौसी था। संत मखदूम सरफुद्दी अहिया मनेरी फिरदौसी सिलसिले के सूफी थे। इनकी दरगाह बिहार शरीफ में स्थित है। हैबतगंज का मकबरा पटना सिटी में स्थित है। हैबतगंज का मकबरा। सिखों के गुरु तेग बहादुर बिहार के सासाराम, पटना, बोधगया गए थे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। गुरु तेग बहादुर असम से लौटते हुए पटना में जिस स्थल पर रुके थे उसे गुरु का बाग कहलाता है। फिरोज तुगलक, अच्छा वो असम से लौट रहे थे, ध्यान रखिएगा। गुरु का बाग कहते हैं जहां तेग बहादुर रुके थे। कहां से आ रहे थे? पटना। तो जहां पटना में रुके थे वो जगह को कहा जाता है गुरु का बाग, और आ रहे थे असम से। फिरोज तुगलक बैनवार वंश का संस्थापक था। शेर शाह का शासनकाल 1540 से 45, मात्र 5 साल। 22 मई 1545 को शेर शाह का देहावसान हो गया। शेर शाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां सलीम शाह सूर के नाम से गद्दी पर बैठा। 15 जून 1574 ईस्वी को अकबर सर्वप्रथम पटना आया था। तो अकबर पहली बार पटना कब आया था? तो 15 जून 1574 को अकबर पटना आया था। उसके बाद सन 1702 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। 16 दिसंबर 1666 को माता गुजरी एक पुत्र को जन्म दिया जो बाद में गुरु गोविंद सिंह के नाम से विख्यात हुआ। तो 23 जून 1757 ईस्वी में पलासी युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब तथा उसके पुत्र मीरन को बिहार का उप नवाब नियुक्त किया था। उसके बाद आपका आ जाता है 1774 में बक्सर का जो युद्ध हुआ उसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने पराजित किया। 1865 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी। कब? 1865 में शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी ईस्ट इंडिया कंपनी को। भाई इनको जान बचाना था, उछल रहे थे, लेकिन जब अंग्रेज आए तो ये अपना जान बचाने के लिए भाई दीवानी सब सौंप दिए कि भाई ले लो आप लोग, ठीक है, लूट पाट के ले जाओ, हमें जिंदा छोड़ दो, हमें तो जिंदा रहना है, ऐसी करनी है। यही कर ही रहे थे ये लोग। तो बिहार में अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। तो 1620 में पटना के आलमगंज में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई अंग्रेजों के द्वारा। डच व्यापारियों ने वर्तमान पटना कॉलेज की इमारत 1632 में फैक्ट्री स्थापित की थी। तो जो ये पटना कॉलेज है उसमें 1632 में डचों ने फैक्ट्री स्थापित की थी। 1664 ईस्वी में अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रधान जॉब चरनाक को बनाया गया। 1713 ईस्वी में अंग्रेजों को पटना फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियार अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने का पुनः इजाजत दे दिया। ठीक है। उसके बाद 1857 के विद्रोह का प्रभाव पटना में पीर अली 3 जुलाई 1857 को किया। दानापुर की 7वीं, 8वीं और 40वीं डिवीजन के सैनिकों ने 25 जुलाई 1857 ईस्वी को विद्रोह किया तथा जगदीशपुर के कुंवर सिंह से जा मिले तथा सबसे मिलकर आरा पर अधिकार कर लिया। आरा को मुक्त कराने का उद्देश्य से दानापुर से आया कैप्टन डनवर मारा गया। 2 अगस्त 1857 को कुंवर सिंह एवं मेजर अय्यर की सेनाओं के बीच बीबीगंज के निकट भयंकर संघर्ष हुआ जिसमें कुंवर सिंह को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद कुंवर सिंह रीवा के नाना साहब के साथ मिलकर युद्ध किया। बलिया के नजदीक अंग्रेजों को पराजित करने के पश्चात जगदीशपुर लौटने के क्रम में कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रैंड के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को पराजित किया, परंतु इस युद्ध में कुंवर सिंह घायल हो गए और 2 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई।
कुंवर सिंह के बाद इस युद्ध को उनके भाई अमर सिंह जारी रखा। नवंबर 1858 तक उस क्षेत्र पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार स्थापित नहीं हो सका। महारानी विक्टोरिया द्वारा क्षमादान की घोषणा के बाद ही इस क्षेत्र में विद्रोहियों ने हथियार डाले। उसके बाद 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय गया तथा निकटवर्ती क्षेत्र नवादा, जहानाबाद, राजगीर, अमरथ आदि में विद्रोह का नेतृत्व हैदर अली खां, मेहंदी अली खां, अहमद खां, गुलाम अली खां, हुसैन बख्श खां, हुक्कू सिंह, ननकू सिंह, फतेह सिंह आदि ने किया। छपरा में विद्रोह का नेतृत्व मोहम्मद हुसैन खां ने किया। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे दानापुर, सारण, तिरहुत, चंपारण, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, रोहतास, सासाराम, राजगीर, बिहार शरीफ इत्यादि। ये सब प्रमुख स्थल थे 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। 30 जुलाई को तिरहुत, सारण, चंपारण, शाहाबाद, ये तो अच्छा ठीक है। उसके बाद अगस्त 1857 ईस्वी को भागलपुर में विद्रोह हुआ। विद्रोहियों ने गया पहुंचकर वहां 400 कैदियों को मुक्त करा दिया। इसके अलावा तिकरी राज पर हमला कर 10,000 रुपये लूट लिए। 1770 ईस्वी में पड़े भीषण अकाल का सबसे अधिक प्रभाव पटना, भागलपुर और दरभंगा जिले पर था। सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा था वो पटना, भागलपुर और दरभंगा जिले पर पड़ा था। 1890 ईस्वी तक अंग्रेजों ने बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने नियंत्रण में ले लिए। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। 1821 ईस्वी में सैयद अहमद बरेलवी पटना आए थे। पटना में सादिकपुर एवं ननमोहिया मोहल्ले के फतेह अली एवं इलाही बख्श के परिवार ने उनके विचारों को स्वीकार किया। इन्होंने पटना में 4 खलीफा नियुक्त किए: विलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहात हुसैन। याद रखेंगे, सैयद अहमद बरेलवी पटना आए थे 1821 में। उन्होंने 4 लोगों को अपना खलीफा बनाया और वो विलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद, ये सब पूछता है सवाल, याद रखेंगे, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है तो ये याद रखना चाहिए। खलीफा नियुक्त किए: विलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन, फरहात हुसैन। बिहार में बहावी आंदोलन का दमन 1863 ईस्वी में अम्बेला अभियान के पश्चात हुआ। 1865 ईस्वी में पटना में बहावियों पर राजद्रोह का मुकदमा चला। अहमदुल्ला, अब्दुल रहीम आदि को आजीवन कारावास की सजा देकर काला पानी भेज दिया गया। इसके आगे की कहानी बाबाजी ठाकुरदास 1906-07 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की, पटना में किया तथा क्रांतिकारी विचारों के प्रचार के लिए द मदरलैंड पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। राजेंद्र प्रसाद बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन 1906 में पटना में करके बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस नामक संस्था स्थापित की राजेंद्र प्रसाद ने। उसके बाद 1908 ईस्वी में बिहार के कांग्रेसियों की एक सभा आयोजित हुई जिसकी अध्यक्षता नवाब सरफरात हुसैन खान ने की। इस सभा में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ जिसमें प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम बनाए गए। इसके कोषाध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। गठन में इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? हसन इमाम को, और इसके कोषाध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार उड़ीसा को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत बनाने की घोषणा की गई। 12 दिसंबर 1911 को और अप्रैल 1912 को एक नए प्रांत के रूप में बिहार की विधिवत स्थापना हुई। अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर एक अलग उड़ीसा प्रांत बनाया गया। 1916 में पटना उच्च न्यायालय तथा 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर स्थित पटना कांग्रेस सम्मेलन में पहले होम रूल लीग की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष मजरूल हक बने। दिसंबर 1916 को लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। जून 1919 को मधुबनी जिला किसान को स्वामी विद्यानंद राज दरभंगा के विरुद्ध संगठित किया। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर 16 फरवरी 1919 को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसे मित्र देशों से खलीफा के प्रति अच्छा व्यवहार रखने की बात कही गई।
मित्र देशों से खलीफा के प्रति अच्छा व्यवहार रखने की बात कही गई। और ये मीटिंग किसकी अध्यक्षता में हुई? हसन इमाम की अध्यक्षता में। 1 अप्रैल 1919 को खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना शौकत अली पटना आए। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मौलाना शौकत अली। 15 से 16 मई 1919 को फुलवारी शरीफ पटना में मुस्लिम उलेमाओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद अली आदि नेताओं ने विधायिका चुनाव में उम्मीदवारी वापस ले ली थी। असहयोग आंदोलन के समय इन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ली थी। उसके बाद मजरूल हक ने दीघा के पास अपने मित्र खैरू मियाँ की जमीन पर सदाकत आश्रम बनाया। तो दीघा के पास खैरू मियाँ का जमीन था, जो उनके दोस्त थे, उस पे इन्होंने बनाया था सदाकत आश्रम का निर्माण का, जो बाद में बिहार कांग्रेस कमेटी का कार्यालय बना। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 जनवरी 1921 को हुई थी। महात्मा गांधी इसका उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को किया था। और राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 6 फरवरी 1921 को ही बिहार विद्यापीठ की घोषणा हुआ। बिहार विद्यापीठ के कुलपति मजरूल हक और कुलाधिपति मजरूल हक और कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद थे। 30 सितंबर 1921 को मजरूल हक सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार प्रकाशित करना प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन के क्रम में फुलवारी शरीफ मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत शरिया संस्था का गठन हुआ। 27 नवंबर 1921 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा बिहार कौमी सेवा दल का गठन हुआ। 1928 को सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। इन्होंने भूमिहार ब्राह्मणी को संगठित करने हेतु पटना के निकट बिहटा में एक आश्रम की स्थापना की। 1936 ईस्वी में गठित अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती हुए। 1935 को बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया। किसान आंदोलन का नेतृत्व गया में यदुनंदन शर्मा, मुंगेर में कार्यानंदन शर्मा, दरभंगा तथा सारण में यमुना सिंह और अनवारी क्षेत्र में राहुल संकृत्यान ने किया। बिहार में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू करने का निश्चय किया गया। कब किया गया? 6 अप्रैल 1930 को बिहार में करने का निर्णय किया गया। सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। पटना में के नखास पिंड नामक स्थान को नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया। यहाँ अंबिका कांत सिंह ने आंदोलनकारियों का नेतृत्व किया। राम वृक्ष बेनीपुरी को इस आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया गया। पटना में सर अली इमाम की अध्यक्षता में स्वदेशी संघ की स्थापना हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन में दीप नारायण सिंह बिहार के प्रादेशिक डिक्टेटर नियुक्त किए गए थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, इसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। मैं बहुत फास्ट निकाल रहा हूं ताकि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर की जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डिटेल पढ़ने के लिए वो पहले वाला जो वीडियो है हमारा इतिहास वाला, उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग समरी, एक तरह से रिवीजन हो रहा है, एक तरह से जो ऐसे छूटा हुआ चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन छूट गया है या किसी कारणवश उन सब बुकों में नहीं दिया हुआ है, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। रिवीजन एक तरह से है और समरी भी है। तो जो हम लोग पढ़े हैं उसका ये निचोड़ है सारा, इसलिए हम लोग फास्ट चल रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्किप मत कीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कुछ भी मिस नहीं हो। उसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अन्य सदस्य थे राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, योगेंद्र शुक्ल, बड़ी कर्पूरी ठाकुर, बसावन सिंह। 1937 ईस्वी के चुनाव के बाद श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। उनके इनकार करने के पर 1 अप्रैल 1937 को इंडिपेंडेंट पार्टी के सदस्य मोहम्मद यूनुस को नेतृत्व में पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में गठित किया। बाद में कांग्रेस कार्यकारिणी के द्वारा सरकारी गठन का फैसला लिए जाने पर 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। 13 फरवरी, अच्छा इन सब डिटेल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विवाद फनूना से, तो प्लीज उसको देखिएगा। 13 फरवरी 1938 को ईस्वी को राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मामले में इस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद अक्टूबर 1937 को मोहम्मद अली जिन्ना बिहार आए थे। अच्छा 26 दिसंबर 1938 को मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन पटना में संपन्न हुआ था। मुस्लिम लीग का 9वां अधिवेशन पटना में हुआ था, 26वां हुआ था 26 दिसंबर
1938 को पटना में ही 29 दिसंबर 1938 को अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ। पटना के निकटवर्ती क्षेत्र मुंगेर तथा भागलपुर में आंदोलन के दमन के लिए वायुयानों का प्रयोग किया गया था। तो कहाँ कहाँ दमन करने के लिए वायुयान का प्रयोग किया गया था? तो भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में आंदोलन को दबाने के लिए वायुयान का प्रयोग किया गया था। अगस्त 1942 ईस्वी को मुंगेर जिले के पसराहा में दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरने वाली शाही वायुसेना विमान में कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। भागलपुर में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी। 1942 के आंदोलन में सीवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव, कुर्था थाना पर झंडा फहराने की कोशिश में श्यामलाल बिहारी लाल, कटिहार थाने पर झंडा फहराने की कोशिश में ध्रुव कुमार तथा डुमरांव में कपिल मुनि शहीद हुए। दरभंगा में कुलानंद वैदिक तथा सिंहवाड़ा में कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था को ठप कर दिया था। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ देता है बीच के लाइन से और पता चलता है, मैंने बीच से ही उठा देगा। अब लिख देगा, मान लीजिए कि कटिहार में थाने पर झंडा फहराने की कोशिश में कौन शहीद हो गए? अभी दीजिए जवाब। ध्रुव कुमार और याद नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा? तो इसलिए इन बिटवीन लाइन भी पढ़ना बहुत जरूरी है। 15 जून 1944 में बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया जाए। 15 जून 1944 को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया गया। क्यों मनाएंगे वो डिटेल हम लोग उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। झारखंड में जमशेदपुर में टाटा के कारखाने में 20 अगस्त 1942 को पूर्ण हड़ताल रहा। 20 अगस्त 1942 को यहाँ पुलिस में रामानंद तिवारी इनकलाबी सिपाही दल गठित किया। बिहार में 1942 को अमेरिकन सैनिकों ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में पहले विद्रोही शहीद तिलका माझी थे। पहले विद्रोही शहीद, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद तिलका माझी थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान देने वाला बात है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद आ जाइए, संथाल शहीदों में सिद्दी कोन्हू, चांद और भैरव का नाम उल्लेखनीय है। सिद्दी कोन्हू को हम लोग जानते हैं, चांद और भैरव को भी याद रखेंगे। सिद्दी और कोन्हू के घर को ठाकुरबाड़ी कहा जाने लगा। अब अहमदुल्ला बहावी आंदोलन के प्रमुख विद्रोही थे जिन्हें राजद्रोह के अपराध में काला पानी की सजा दी गई। किसको? अहमदुल्ला को। बहावी आंदोलन के प्रमुख विद्रोही थे। वे 5 वर्षों तक अंडमान द्वीप में रहे और वहीं शहीद हो गए। 1857 ईस्वी के विद्रोहियों में पीर अली, हरे कृष्ण सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। हरे कृष्ण सिंह और पीर अली का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। बिरसा के नेतृत्व में 1895 ईस्वी में और 1901 ईस्वी के बीच मुंडा विद्रोह हुआ। 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड नामक जिला जज को मारने के लिए फिएट कार में बम फेंका, जिसे 2 महिलाएं मारी गई। उस वाहन में किंग्सफोर्ड सवार नहीं थे। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। 1912 ईस्वी में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया नहीं, उड़ीसा को नहीं किया गया, बंगाल से बिहार को अलग किया गया, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। 1912 ईस्वी को पटना बांकीपुर में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ। रघुनाथ नरसिंह मधोलकर अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा महासचिव थे। मजरूल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। 1912 याद रखेंगे। बांकीपुर पटना में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ जिसमें रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर अध्यक्ष थे उसके। बिहार में मौलाना मजरूल हक के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना की गई। 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस का 31वां अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो लखनऊ वाला 31वां अधिवेशन था जिसी में राजकुमार शुक्ल गए थे और गांधी जी को निमंत्रित किया था। राजकुमार शुक्ल ने बिहारी प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे, जिन्हें गांधी जी को बिहार लाने का श्रेय प्राप्त है। गांधी जी राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर 14 अगस्त 1917 को चंपारण पहुंचे। गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, शुंभ शरण, महादेव देसाई, नरहरि पारिक आदि भी चंपारण गए। भवानी दयाल सन्यासी आर्य समाज के नेता थे। उन्होंने भारत और अफ्रीका में राष्ट्रीयता संस्कृति एवं गांधीवाद के प्रचार को बहुमूल्य योगदान दिया। बिहार विद्यापीठ के कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद तथा कुलाधिपति मजरूल हक बनाए गए। बिहार विद्यापीठ के कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद को और कुलाधिपति मजरूल हक को बनाया गया। उसके बाद पटना में
राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना, नेशनल कॉलेज, बीएन कॉलेज, बिहार नेशनल कॉलेज, इसका प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। मजरूल हक ने दिया के निकट सदाकत आश्रम की स्थापना की। 1922 ईस्वी को कांग्रेस का 37वां अधिवेशन गया में हुआ। इसका अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। तो 1912 में ये क्या बोलते हैं कि 27वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जो बांकीपुर पटना में हुआ था, और गया में जो हुआ था वो हुआ था आपका 37वां अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया। 10 अगस्त 1929 को इसी दिन राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में पटना के गुलजार बाग में एक सभा हुई थी। 30 जून 1930 को कांग्रेस अवैध संस्था घोषित कर दी। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया गया। 15 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को बिहार गिरफ्तार कर 6 महीने की सजा दी गई। बिहार में योगेंद्र शुक्ल, प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद और मनमथ नाथ गुप्त के रूप में थे। चंद्रशेखर आजाद 1931 को पटना के एक चर्च में अंग्रेजों को मारने के लिए षड्यंत्र रचा। बम निर्माण के अपराध में सूरजनाथ दुबे, चौबे, कन्हैयालाल मिश्र और श्याम कृष्ण को आजीवन कालापानी की सजा मिली। उसके बाद ताना भगत आंदोलन में उरांव जनजाति के लोगों ने सक्रिय से भाग लिए। उरांव जाति के लोग किसमें भाग लिए थे? ताना भगत आंदोलन में। ताना भगत आंदोलन पर कांग्रेस एवं गांधी जी का विशेष प्रभाव था। तो कांग्रेस और गांधी जी का विशेष प्रभाव ताना भगत आंदोलन पर था। इसके बाद आ जाता है इसके आगे की कहानी। तो ऐसे लग रहा होगा जैसे हम लोग पढ़े जा रहे हैं। ये सारा का सारा हम लोग सवाल ही डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कुछ भी मिस मत कीजिएगा और डिटेल में वो सारा वीडियो देख लीजिएगा, तो ये सारा कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बैंकुंठ शुक्ल, चंद्रमा सिंह, त्रिगुणानंद, खवाड़े और बहुटी बिहार कांग्रेस के गर्मा दल के प्रमुख नेता थे। बिहार कांग्रेस के गर्म दल के प्रमुख नेता थे। तो पूछ दिया कि बिहार कांग्रेस के गर्म दल के प्रमुख नेता कौन थे, तो इन लोगों का नाम हो जाएगा। उसके बाद बिहार के दोहरे शासन की व्यवस्था 29 दिसंबर 1920 को लागू की गई तथा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को गवर्नर नियुक्त किया था। 20 जुलाई 1937 को बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। 1940 ईस्वी को कांग्रेस का 53वां अधिवेशन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ अभी झारखंड में है। रामगढ़ में सुभाष चंद्र बोस एवं स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में कांग्रेस की नरम एवं समझौतावादी नीति के विरोध में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इन दोनों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस और स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। 1940 में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण के भरौढ़ा में आंदोलन का नेतृत्व रामस्वरूप देवी ने किया। यहाँ सुखदेव नारायण मेहता भी काफी सक्रिय थे। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दौरान होने वाले समारोह के बहिष्कार की अगुवाई श्रीमती किसने की थी? सावित्री देवी ने की थी। प्रिंस ऑफ वेल्स के आने के विरोध में समारोह का बहिष्कार किसने किया था? श्रीमती सावित्री देवी ने। 1921 के सत्याग्रह में महात्मा गांधी बिहार आए। महात्मा गांधी के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं में श्रीमती प्रभावती देवी अग्रणी थी, जिसे जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। 1930 ईस्वी के नमक आंदोलन में संथाल परगना की श्रीमती सैलवाला राय ने प्रमुख योगदान किया। नमक कानून तोड़ने में हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी को गिरफ्तार किया गया। नमक तोड़ने कानून में हजारीबाग जिला के कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सरस्वती देवी और साधना देवी को गिरफ्तार किया गया। पटना में विदेशी वस्त्रों के दुकानों के आगे सत्याग्रह करने वाली महिलाओं में श्रीमती इमाम हसन और श्रीमती विंध्यवासिनी देवी प्रमुख थी। मतलब कि विदेशी कपड़ा का जो दुकान था उसके आगे सत्याग्रह करने में श्रीमती इमाम हसन और श्रीमती विंध्यवासिनी देवी प्रमुख थी। डच ने 1658 में सर्वप्रथम पटना में अपना माल गोदाम बनाया था। अंग्रेजों ने 1651 में सर्वप्रथम बिहार में अपना व्यापारिक केंद्र की नींव रखी थी। डेनमार्क के व्यापारियों ने बिहार में पहली बार 1774 ईस्वी में निजी व्यापारी केंद्र की नींव रखी थी। नवाब अली वर्दी खां
1732 ईस्वी में बिहार के नायाब नाजिम नियुक्त किए गए थे। कौन? नवाब अली वर्दी खां 1732 ईस्वी में बिहार का नायाब नाजिम नियुक्त किया गया। नवाब मीर कासिम 1761 ईस्वी में मुर्शिदाबाद से हटकर मुंगेर में अपनी राजधानी बनाई। ये सवाल पूछता है। इनफैक्ट ये सारा ही सवाल है जो हमारे दिमाग में भी है, ये सवाल हमने देखा है, तो ये मैं बोल दे रहा हूँ, वरना ये सारा का सारा सवाल है कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, और जो नहीं पूछा हुआ है 2-4 क्वेश्चन उसमें से पूछने का चांस ज़्यादा है। इसलिए एवरी लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन बिटवीन लाइन इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो बहुत फोकस होके ध्यान से पढ़िए। मैं फास्ट चल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बस वैसे ही तोता की तरह नहीं रटना है, कनेक्ट करना है। और कनेक्ट आप तब कर पाएंगे जब इसका डिटेल वीडियो जो पहले पढ़ाया जा चुका है उसको पढ़िए अच्छे से, और उसके बाद इसको रिवीजन कीजिए, तो आपको फटाफट स्टोरी पीछे बैकग्राउंड में आपका रिकॉल होते रहेगा और आप कनेक्ट कर पाएंगे, और किसी भी तरह से घुमा के आपका सवाल पूछा जाएगा तो आपका सवाल बन जाएगा। अली गौहर 1760 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया था। सन 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वारा बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज को सौंप दी गई थी। मीर कासिम तथा मुनरो के मत 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के बीच में लड़ाई हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीत गया। 1769 ईस्वी को बिहार की प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त किया। 1770 ईस्वी को बिहार परिषद की स्थापना व ब्रिटिश शासन का संगठित रूप विकसित हुआ था। 1774 ईस्वी को रेगुलेटिंग एक्ट आया था के प्रारूप में अंतर्गत बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। बिहार में बहावी आंदोलन का जिम्मा किसको था? विलायत अली ने संभाली थी बहावी आंदोलन। कहाँ पे? बिहार में। उसके बाद सन 1822 से 68 तक बिहार बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा, यानी कि बहुत लंबा समय तक बिहार में बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा। और बिहार में बहावी आंदोलन को लीड कौन कर रहे थे? विलायत अली। रोहिणी में सैनिकों का 12 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह आरंभ हुआ। 22 जुलाई 1857 को दानापुर एवं मारा में सैनिकों का विद्रोह हुआ। जगदीशपुर के कुंवर सिंह इसके सूत्रधार थे। उसके बाद 1857 ईस्वी में मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों ने लोटा विद्रोह किया था। ये लोटा विद्रोह भी इंपॉर्टेंट है। 3 जुलाई 1857 को पटना में पीर अली के नेतृत्व में जन आंदोलन की शुरुआत हुई। 1857 में बिहार में स्वतंत्र आंदोलन का बागडोर कुंवर सिंह ने संभाल रखी थी। 23 अप्रैल को कुंवर सिंह की स्मृति में विजय दिवस का आयोजन किया जाता है। 23 अप्रैल को विजय दिवस का आयोजन किया जाता है। किसकी स्मृति में? कुंवर सिंह की स्मृति में। अखंड बिहार में कोल विद्रोह 1831 से 33 तक को प्रारंभ हुआ। अखंड बिहार में संथाल विद्रोह 55 से लेकर 57 1800 में ये हुआ। 1906 में बिहार को अलग प्रांत बनाने की मांग शुरू हुई, और बिहार में 1820 से 21 में हो जनजाति का विद्रोह शुरू हुआ। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में बम कांड में अंजाम दिया। ठीक है, खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। बिहार में क्रांतिकारी आतंकवाद का सूर्योदय 1908 में हुआ था। क्रांतिकारी आतंकवाद का सूर्योदय 1908 में हुआ था, जब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 में पटना में संपन्न हुआ था। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का द्वितीय अधिवेशन 1909 में भागलपुर में संपन्न हुआ था। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में बिहार प्रांत को अलग करने की घोषणा की गई थी 12 दिसंबर 1911 को। और 1912 को बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, जिसमें पंडित नेहरू पहली बार बिहार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे। ठीक है, उसके बाद बाल्कन युद्ध जो 1912-13 ईस्वी के क्रम में बिहारी मुसलमानों द्वारा तुर्की को सहानुभूति एवं समर्थन देने के लिए प्रदर्शन किया था। उसके बाद आपका आ जाता है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन बिहार में 1919 में आरंभ हुआ, असहयोग आंदोलन बिहार में 1920 में शुरू हुआ था। उसके बाद बिहार में मौलाना मजरूल हक के नेतृत्व में 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ। मौलाना मजरूल हक ने 1920 में सदाकत आश्रम बनाया। बिहार विद्यापीठ की शुरुआत 1921 में हुई। इंग्लैंड के युवराज की बिहार यात्रा 1921 में हुई थी। चंपारण सत्याग्रह 1916 को शुरू हुई थी।
बिहार तथा उड़ीसा राज्य की विधिवत घोषणा 1 अप्रैल 1912 में की गई थी। स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1922 को बिहार में की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1922 को बिहार राज्य में की गई थी। और चौकीदारी टैक्स विरोधी आंदोलन बिहार में 20 दिसंबर 1930 को आरंभ किया गया था। साइमन कमीशन का 1928 ईस्वी में आगमन होने पर राष्ट्रवादियों द्वारा बहिष्कार किया गया था। उसके बाद छपरा जेल के कैदियों द्वारा 16 मई 1930 को नंगी हड़ताल शुरू की गई थी। इसका हम लोग जो वीडियो पहले बना चुके हैं, मतलब जो हिस्ट्री में विरासत नाम से बुक से, ये सब कुछ उसमें डिटेल में है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, ये भी सब सारा कुछ है उसमें डिटेल में। यहाँ तो हम लोग बस इसमें जो पॉइंटर जो बनता है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। स्थापना 1931 में की गई थी। 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को पटना में गांधी जी के द्वारा निजी सत्याग्रह रोकने का आह्वान किया गया था। 1937 बिहार प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत से विजय मिली थी। पटना में भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी। 7 जुलाई 1937 को इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस बिहार के सर्वप्रथम भारतीय प्रधानमंत्री बने। उसमें मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोला जाता था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार राज्य एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित हुआ। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 20 जुलाई 1937 को कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। अभी क्यों हुआ? यूनुस खान क्यों आए, मोहम्मद यूनुस के बीच में क्यों आ गए, जबकि छोटी पार्टी थी इंडिपेंडेंट पार्टी, तब भी कैसे आ गए, इसकी सारी स्टोरी हम लोग उसमें डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में। इसलिए हम लोग एक तरह से समरी कहिए, रिवीजन कहिए, कैप्सूल कहिए, फास्ट फॉरवर्ड कहिए, जितना कम टाइम में आप ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकें, ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन 1940 में किया गया था। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय के सामने भारत छोड़ो आंदोलन में 7 छात्र शहीद हो गए। कब? 11 अगस्त 1942 को। 1946 को बिहार विधानसभा चुनाव में 152 स्थानों में से कांग्रेस को 90 स्थान प्राप्त हुए। 1945 को केंद्रीय विधानमंडल में बिहार के 10 स्थानों में से कांग्रेस को 8 स्थानों में विजय प्राप्त हुई। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का अधिवेशन शुरू हुआ। इस सभा के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अधिवेशन शुरू हुआ और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 2 अप्रैल 1946 को बिहार का प्रथम मंत्रिमंडल स्थापित हुआ। उसके बाद 11 अगस्त 1942 7 बिहारी छात्र शहीद की याद में 15 अगस्त 1947 को शहीद स्मारक बिहार के तत्कालीन राज्यपाल जयराम दास दौलतराम ने सचिवालय के सामने शहीद स्मारक का शिलान्यास किया था। 8 मार्च 1947 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने पंजाब तथा बंगाल का बंटवारा कर हिंदू क्षेत्र से पृथक कर दिया। 24 मार्च 1947 को बेबल की जगह पर माउंटबेटन भारत के वायसराय नियुक्त किए गए। पहले थे बेबल प्लान इसमें आता है इतिहास में, जो हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब पूरा इंडिया वाला। ये तो अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं पूरा इंडिया का ही है, लेकिन वो बिहार के संदर्भ में ही है। बिहार के संदर्भ में जो बिहार से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके संदर्भ में ही पढ़ रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को श्री कृष्ण सिंह आरा के सर्वप्रथम स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह के स्मारक का शिलान्यास किया था। राजकुमार शुक्ल का आमंत्रण पर गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण गए थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन के नेतृत्व प्रदान किया था। किसान आंदोलन शुरू किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1917 ईस्वी में गांधी जी तीनकठिया कानून का अंग्रेजों से वार्तालाप करके समाप्त करवाया था। 4 मार्च 1928 को किसान सभा की नींव रखी गई थी। 1935 ईस्वी को किसान सभा में ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया था। 1935 को किसान सभा में जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित हुआ था और 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हो गया। अखंड बिहार के प्रथम संथाल विद्रोह 1855 से 56 में शुरू हुआ था। 1789 ईस्वी को छोटा नागपुर के क्षेत्र में उराव जाति के द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह आरंभ हुआ, जो तमार विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। तो किस जाति के? उराव जाति जनजाति के लोग किए थे जमींदारों के विरुद्ध, जिसको तमार विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। 1770 ईस्वी को बिहार नोनिया जाति के लोगों ने अंग्रेज व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया। विद्रोह के प्रथम संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कुन्हू थे और बिरसा मुंडा के निर्देशन में मुंडा विद्रोह संपन्न हुआ था।
ये सारा कुछ पूछता है सवाल। और 1914 ईस्वी में जात्रा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन शुरुआत हुई थी। किसके नेतृत्व में क्या हुआ था? जात्रा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1800 ईस्वी में पलामू क्षेत्र के चेरो जनजातीय राजा के खिलाफ उनके किसानों द्वारा चेरो विद्रोह हुआ। 1820-21 में हो विद्रोह शुरू हुआ। 1789 में छोटा नागपुर के क्षेत्र में ओराव जाति के जमींदारों के खिलाफ तमार विद्रोह, ये तो हो चुका है, आगे रिपीट प्रिंटिंग है। उसके बाद बीरभूम के किसान द्वारा 1832 ईस्वी में भूमिज आंदोलन शुरू किया गया था। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण द्वारा किया गया था। तो ये आपका पूरा का पूरा आपका हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद थोड़ा विविधता बचा हुआ है, थोड़ा सा संस्कृति का बचा हुआ है। मोटा मोटी हम लोग एक क्लास में उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा निपट जाएगा। एक क्लास में निपट जाएगा। इसमें कुछ बुक्स का नाम, उसके प्रकाशक, उसके बाद कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट है जो हम लोग देख लेंगे, जैसे कौन सा पत्रिका, कौन सा बुक कब प्रकाशित हुआ था, उसके बाद उसका लैंग्वेज क्या था, संस्थापक क्या था, जैसे बंगाल गजट, जेके विस्की, ऐसे ये सब जो चीज़ें हैं, ये प्रकाशन वर्ष और ये तो इसका समरी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा इसमें है भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, तो ये क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखिए है। तो कभी पूछता है इसमें से कौन पहले आया कौन बाद में आया, तो वो मिलान करने वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को वीडियो। तो पढ़िए, इसको घुमा फिरा के पढ़िए, बार बार देखिए, जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट लेके रिवीजन कीजिए, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है। लेकिन मैं जरूर बोलूँगा कि इसके पहले वाला जो वीडियो विवाद सोनमर्ग से हम लोग पूरा बिहार का इतिहास पढ़े हैं, 12-13 वीडियो में कंप्लीट पूरा बिहार का इतिहास पढ़ चुके हैं। बिहार का आंदोलन जो भी है, आधुनिक, प्राचीन, आधुनिक, मध्यकालीन बिहार जो भी है हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका सवाल भी कर चुके हैं। तो वो सब कुछ आप देखते रहिए। और ये अपने आप में सवाल है, अपने आप में एक समरी है, अपने आप में कैप्सूल एक तरह से है कि आप उसको जब पढ़ लिए डिटेल में तो ये वन लाइनर बना के आप फास्ट फॉरवर्ड, मतलब वो पूरा 12-14 घंटे का वीडियो है, उसको आप मोटा मोटी 4 घंटे में पूरा कंप्लीट रिवीजन ये है। लेकिन वो जरूर पढ़िए ताकि आप कनेक्टिविटी बना पाएँ। सिर्फ एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा, कनेक्टिविटी बनाने के लिए जरूरी है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी तो लग रही होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। उसके बाद हम लोग इसका जो बचा हुआ है खत्म करेंगे, फिर बायोलॉजी को भी पैरेलली कंटिन्यू करेंगे। जो बचा हुआ है 1-2 क्लास उसको कंप्लीट करके क्वेश्चन बनाना भी शुरू करेंगे, फिर मॉक टेस्ट भी देना है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, कोशिश करेंगे कल 1-2 और एक्स्ट्रा आ जाए वीडियो। तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए और खूब जम के पढ़िए, कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए। जय हिंद।